समझते हैं। देखिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम चैप्टर का फाइनल फेज डिस्कस करेंगे। चैप्टर कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को समझ में आया हो ना, अब तक दो फेजेस में हमने सॉल्व किया। कैसे कि हमने पहला जो फेज पढ़ा था वो चार्जेस को लेके पढ़ा, और उस चार्जेस में हमने कूलम्स लॉ को भी पढ़ा। कुछ ऐसे ही पढ़ा था हमने, चार्जेस, कूलम्स लॉ, ये सब पढ़ा था। सेकंड फेज आ गया था फील्ड्स के ऊपर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, याद आए। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था। फिर हमने पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, कितनी होती है 1/4πε0 Q/r²। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो क्या बताती है वो भी क्लियर है। फिर तुम लोगों ने पढ़ा कि एक डायपोल जो है उसके एक्सियल पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है और उसके इक्वेटोरियल पे कितनी होती है, और एक जनरल पॉइंट पे भी हालांकि मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने तुमको बताया था कि जब वो डायपोल किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होगा तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा P sin थीटा का। और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं उस डायपोल को रोटेट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन का फॉर्मूला था PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। बहुत इजी था टॉपिक अगर आप लोगों ने समझ लिया हो तो। अगर आपने क्लास मिस करी है तो आप वीडियो से कवर करिए। वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है कि आप लोग वीडियो से उसको एक्सेस कर सकें, और वीडियो इतनी साफ क्लियर है, मतलब मेरे को लगता है कि अगर आप छुट्टी करते हैं उसको देखते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मैं भी देखता हूँ डालने के बाद कि वो सही से चल रही है कि नहीं चल रही, तो आप लोग कवर कर सकते हैं, उससे कर लीजिए। अब चैप्टर का फाइनल फेज आता है कि पहला फेज चार्जेस को लेके हो गया, सेकंड फेज फील्ड्स को लेके हो गया, थर्ड फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन निकलेंगे और बहुत छोटा फेज है, मतलब मुझे लगता है 2 क्लास में चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगा। हम यहाँ पर फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब नया टॉपिक जो है बच्चों कौन सा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों को लगता है सबसे मुश्किल, लेकिन हो तो सबसे आसान यही है। ठीक है, अब देखिए फ्लक्स का मुद्दा है क्या भाई, किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि इलेक्ट्रिक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात कर रहा है, और फ्लक्स बेसिकली यहां पर आप कुछ नंबर्स को लेके बोल सकते हैं। नंबर्स को कैसे, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। आप बस इतना ही समझ लीजिए कि मैं बोलता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया के साथ कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएट है ना, ये उसका फ्लक्स बताता है। समझते हैं कैसे, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आपको ज्यादा कुछ सुनना ही नहीं, अभी एक बात समझनी है बस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बोलो क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। अभी ज्यादा कुछ नहीं सोचना, बस इतना सोचना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, 100 है तो 100 फ्लक्स है, और 150 फील्ड लाइन है तो कितनी फ्लक्स है, बोलो 150 की फ्लक्स है। क्लियर है। अब मैं आपसे कुछ सवाल करता चलूंगा, आप लोगों को बस बताना है किस केस में फ्लक्स ज्यादा है। मैं केस आपके सामने दूंगा और आपको ये बताना है कि किस केस में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा लगता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा लगती है एक पर्टिकुलर एरिया से। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है। गाइस मेरे पास एक शीट है, ये शीट कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है, और ये भी एक शीट है। ये मेरे पास केस नंबर 1 है, ये मेरे पास केस नंबर 2 है। मैं नाम दे देता हूं केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। एंड आप लोगों को मैं सिचुएशन बयां करता हूं। यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 स्ट्रेंथ की है, और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की इलेक्ट्रिक फ्लक्स E2 है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। यहां का एरिया A है और यहां का एरिया भी, एरिया सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है ना वो यहां पर E1 है और वहां पर E2 है। मेरा बस आपसे सवाल ये है कि किस केस में आपको फ्लक्स ज्यादा लग रहा है। सेकंड केस में फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद अ पर्टिकुलर एरिया, तो आपको किस एरिया के साथ फील्ड लाइंस की संख्या ज्यादा एसोसिएटेड लग रही है, तो इसके साथ लग रही है, केस नंबर 2 के साथ लग रही है। अच्छा, इसका रीजन है मेरे पास, क्या दोनों में से एरिया केस नंबर 2 का बड़ा है, क्या एरिया दोनों का सेम है। लेकिन सर एक बात है सर, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ना वो ज्यादा है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टॉपिक में एक बात सिखाई थी कि जहां फील्ड्स की क्राउडिंग ज्यादा होती है वहां पर स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। तो यहाँ की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ 50 न्यूटन पर कूलम है ना, तो इसकी कहीं ना कहीं 80 न्यूटन पर कूलम होगी, क्योंकि यहाँ पर क्राउडिंग ज्यादा है। नहीं आ रही बात समझ में, नहीं आ रही बात समझ में। तो मैं ये बोलूंगा कि मुझे बहुत क्लियरली दिखता है कि पहले केस में ना फ्लक्स ऑफ द सेकंड केस इज हायर देन द फ्लक्स ऑफ द फर्स्ट केस। क्या मैं सही कहता हूं बच्चों? फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई के सिंबल से। कोई दिक्कत है तो मुझे बोलो फटाफट से। क्या पहला वाला केस तुम्हें समझ में आता है? सबको सेकंड ही लगता है ना, किसी को फर्स्ट तो नहीं लगता। अब मैं आता हूं सेकंड सिनेरियो पे। सेकंड सिनेरियो में मैं क्या करता हूं बच्चों,
सेकेंड सिनेरियो पे मैं फील्ड को सेम लेता हूं, क्या बात है, तुम्हें तो पता है यार क्या करने वाले अगला। पुरानी वाली वीडियोस तो नहीं देखा है तुम लोग? सब्सक्राइब तो कर दो भाई अब तुम, है बुलवा के मानोगे तुम लोग, है। चलो सुनो, सो यहां पर दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो दोनों का सेम है। अब एक केस में जो है शीट एरिया इतना है और एक केस में शीट एरिया इतना है। ई स्ट्रेंथ सेम है दोनों की, 50 न्यूटन पर कूलम, तो वही 50 न्यूटन पर कूलम वाली फील्ड है, क्राउडिंग जितनी इसकी उतनी उसकी, बट इसका एरिया A1 है और उसका एरिया, अब बताओ फ्लक्स किसका ज्यादा है? पहले वाले का ज्यादा फ्लक्स है। फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद अ पर्टिकुलर एरिया। एक एरिया के साथ जितनी भी फील्ड लाइंस लिंक होती हैं उसका नंबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो इसमें कितनी फील्ड एसोसिएट होंगी? मुश्किल से 5 या 6 फील्ड, और इस एरिया के साथ कितनी होंगी? 10 फील्ड। तो इसका फ्लक्स 10 हुआ, इसका फ्लक्स कितना हुआ? 5 या 6 हुआ। तो फ्लक्स तो सेकंड केस का ज्यादा हो गया ना। फ्लक्स मैंने सिर्फ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नहीं बोला, मैंने बोला नंबर ऑफ फील्ड लाइन एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर एरिया। एक एरिया के साथ कितनी फील्ड लाइंस लिंक्ड है। तो कितनी फील्ड लाइन लिंक्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा इसमें 5 या 6 लिंक है और इसमें कितनी लिंक है? थोड़ी ज्यादा लिंक है। तो ज्यादा लिंक है तो उसका फ्लक्स बोलो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सेकंड वाले का फ्लक्स बोलो क्या हो गया? क्या कोई दिक्कत है? तो मुझे ना यहां से कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी हैं कि फ्लक्स जो होता है वो डिपेंड करता है एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे लगने लगा है वो डिपेंड करता है एरिया पे। मैं कहता हूं अगर फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्राउडिंग ज्यादा होगी तो फ्लक्स ज्यादा बनेगा। दूसरी चीज, अगर एरिया बड़ा होगा तो उस पर्टिकुलर एरिया के साथ में फ्लक्स भी कैसा बनेगा? ज्यादा बनेगा। क्या बिल्कुल सही कह रहा हूं यहां तक की बातें? तीसरी बात पे भी आते हैं, ठीक है। काजल लाइट बंद करो पीछे वाली, तुम लोगों को ज्यादा रिफ्लेक्शंस पड़ रहा होगा पीछे से। अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बताना किसमें फ्लक्स ज्यादा है। अरे वो तो छोड़ दो, वो वैसे ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। चलो बताओ, ए एरिया, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम स्ट्रेंथ की है, एरिया भी दोनों प्लेट दोनों शीट्स का सेम। अच्छा एरिया ये ऐसे रखा हुआ है, एरिया बात समझ में आ रही है विशेष? शीट ऐसे रखी हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, मतलब इस केस में, और इस केस में शीट ऐसे रखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि किस केस में बेसिकली नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया ज्यादा है? सेकंड केस में। इतना आसान है फ्लक्स, सच में इतना आसान है अगर आप लोग ध्यान समझ रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आता है कि सेकंड केस में फ्लक्स थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है इसके मुकाबले, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस समय शीट ऐसे रखी होती है तो उसमें से फील्ड लाइन ज्यादा पास हो पाएंगी, और जब वो जितना एंगल ऐसे कम करते जा रहे हो, अब फील्ड लाइंस उसके अंदर से कम पास हो रही है क्योंकि ऊपर से नीचे निकल जा रही है, और ऐसे करते 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 एक टाइम पे तो बिल्कुल जीरो फील्ड भी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ऊपर से निकल जाएंगी और नीचे से ऐसे रखने पे तो कोई फील्ड लाइन पास होगी भी नहीं। क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल। लेकिन बात समझ में आ रही है यहाँ तक की? तो इसका मतलब सर इस केस में भी सेकंड केस में फ्लक्स बोलो फर्स्ट से बोलो क्या है? ज्यादा। ऐसा मतलब सेकंड में ज्यादा रख दिया, बस समझाने के लिए मैंने ऐसे किसी भी केस में कुछ भी रख दिया। तो मुझे ना अब एक बात समझ में आई कुल मिला के कि भैया फ्लक्स किसी एरिया के साथ कितना लिंक होगा, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ एरिया किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे, सेकंड बोलो किस पे? एरिया पे, और एक किस एंगल पर हमने उस एरिया को फील्ड के साथ रखा हुआ है ये भी फ्लक्स को डिसाइड करेगा। बिकॉज दोनों सूरत हाल में ई भी सेम था, ए भी सेम था, बट एक में ऐसे रख दिया और एक में ऐसे रख दिया। इसको जितना मैं ऐसे टिल्ट करता रहूंगा इलेक्ट्रो फ्लक्स बोलो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब एंगल भी मैटर करता है, एंगल मैटर करता है, एरिया मैटर करता है, ई मैटर करता है। मतलब कितनी चीजें मैटर करती हैं फ्लक्स के लिए? बोलो 3 चीजें। सहमत होगी नहीं? तो आप लोगों को पता है बच्चों, फ्लक्स का इन्होंने एक फॉर्मूला बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू अ पर्टिकुलर एरिया इज गिवन बाय, मैं बता रहा हूं बच्चों, जितना अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझोगे ना तो आप इसके जो बहुत बढ़िया वाले टॉपिक है ना उनको ऐसे समझ जाओगे चुटकियों में। सही बता रहा हूं आपको, बस ये अच्छे से सुनते चलना है। आज हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट करने वाले फ्लक्स का, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके ऊपर ड्राइव करेंगे, और वो ड्राइव तुम्हें बहुत ईजी लगने वाले।
वो वैसे सुनने में बहुत मुश्किल होते हैं, ड्राइव देखोगे अजीब अजीब डायग्राम बना रखे होते हैं, लेकिन बहुत आसान लगेंगे अगर तुमने फ्लक्स को अच्छे से सुना मेरे से आज। तो मैं बोल रहा हूँ फ्लक्स का फॉर्मूला बच्चों इन्होंने लिखा ई ए, क्योंकि ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना हाईएस्ट स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का उतना बोलो फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना बड़ा एरिया होगा 10 की बजाय 20 का होगा एरिया, तो बोलो फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। और एंगल का पैरामीटर इन्होंने लगाया कॉस थीटा से, किससे लगाया बोलो। लेकिन अब ये बहुत ही बड़ी दुविधा है कि कॉस थीटा ही क्यों लगाया, साइन थीटा क्यों नहीं लगा दिया, टेन थीटा क्यों नहीं लगा दिया। मैं इसके पीछे का भी तुम्हें लॉजिक दे दूंगा, लेकिन वैसे फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। अब ये वाली बात ऐसे क्यों बनाएगी, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान सुनना। अगर ज्यादा मुश्किल लगे आपको ये वाली बात तो थोड़ा इग्नोर करना और उस बात को डायरेक्ट याद करना, जिससे मैं बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। लेकिन रीजन मैं पहले एक्सप्लेन करना जरूरी समझता हूँ। तो बच्चों होता क्या है कि फ्लक्स तो है नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया। अब नंबर ऑफ फील्ड लाइन तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी बोलो, स्केलर। लेकिन क्या पता है आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है। और अब तुम्हें बता देता हूं, हमारी फिजिक्स जो होती है एरिया को भी एक वेक्टर क्वांटिटी मांगती है। एरिया, किसी चीज का एरिया बोलो क्या मानती है, वेक्टर। अब आपको एरिया की क्या डायरेक्शन होती है, एरिया की डायरेक्शन कैसे हो सकती है। तो बच्चों देखो क्या होता है ना, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, डायरेक्शन यहाँ पर एरिया की कैसे इन्होंने बनाई। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं और फिर मैं समझाता हूँ एरिया वेक्टर कैसे होता है। मान लीजिए कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है और ये मेरे पास लेंथ है और ये मेरे पास बोलो क्या है, ब्रेथ है। लेंथ है और ब्रेथ है। तो आपको ये तो पता है ना कि किसी भी एक लेंथ को पर्टिकुलरली ऐसे और ऐसे, मैंने इनको तो वेक्टर ही माना है। लेंथ और ब्रेथ को तो मैंने क्या माना है, वेक्टर ही माना है। डायरेक्शन को तो मैं भाई मान सकता हूं ना वेक्टर, ये लेंथ है, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये ब्रेथ है, वो वेक्टर क्वांटिटी, इनको तो मानता हूं मैं वेक्टर। अब मुझे बताओ एरिया बेसिकली क्या आता है। एरिया आता है लेंथ इंटू में बोलो क्या, ब्रेथ। अगर तुम जानते हो बच्चों, तुम्हें अगर पता है बेसिकली दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्या होता है बोलो, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो एरिया आएगा बेसिकली, जो नई क्वांटिटी आती है वो भी बोलो क्या होती है, वेक्टर ही होती है। सुनने की कोशिश करना, थोड़ा ध्यान समझना बच्चों। होता क्या है कि लेंथ और ब्रेथ जो होती है बेसिकली यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी मान के ट्रीट किया गया है उन्हें, और उनके बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, कैसा हुआ बोलो, क्रॉस प्रोडक्ट। अब तुम्हें पता नहीं कितना याद है 11th क्लास का जो मुद्दा है ना, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो जो नंबर आता है वो स्केलर आता है, और दो वेक्टर के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वो जो रिजल्ट आता है वो भी वेक्टर ही आता है, वो भी वेक्टर ही आता है। समझने की कोशिश करना। तो एरिया को वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करा गया ऐसे कि लेंथ और ब्रेथ के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो एरिया जो आता है वो भी कैसी क्वांटिटी आता है बोलो, वेक्टर। और मजे की बात ये है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये भी तो जानना चाहोगे ना सर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। क्योंकि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी है और उसकी बोलो डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड तो लेंथ इंटू ब्रेथ से आ जाएगा, बट डायरेक्शन क्या होगी। तो बच्चों वही बात आती है कि तुम्हें कितना बढ़िया वो तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट आता है। ये मैंने सिखाया जरूर था तुम लोगों को कि भैया क्या होता है, जो तीसरा वाला वेक्टर जो हमें आता है ना, वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी। याद करेगी, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर है, तो जो सी वेक्टर आएगा ना वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी। ऐसे होता है बाहर की तरफ, ए के भी परपेंडिकुलर, देखो मैं बी पे हाथ रख लेता हूँ, ए के भी परपेंडिकुलर है, और मैं अगर बी ए पे हाथ रख लूं तो वो बी के भी परपेंडिकुलर लग रहा है। मींस कभी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके जो नया वेक्टर आता है वो दोनों के ही बोलो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मान लो अगर ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो एरिया वेक्टर कहां की तरफ होता है, लेंथ और ब्रेथ, तो वो बाहर की तरफ होता है। मतलब शीट ऐसे है ना तो एरिया वेक्टर ऐसे होता है। अब ये बात ना बिल्कुल दिमाग में ना फिक्स कर लो पूरी फिजिक्स के लिए, थ्रू आउट फिजिक्स के लिए, कि कोई भी अगर एरिया है, और ये बिल्कुल याद कर लो, चाहिए इसको ज्यादा टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, बता मैंने दिया इसके पीछे का लॉजिक, लेकिन तुम याद कर लो इसको कि कोई भी अगर एरिया मुझे दिया हुआ है तो उसका एरिया तो मैं निकाल लूंगा लेंथ इनटू ब्रेथ करके, मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा। बट इस एरिया को हम अपनी फिजिक्स में क्या मान के चलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट किया है तो विशेष इसकी बोलो क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो अगर ऐसा एरिया है, शीट ऐसे रखी है, तो इसकी डायरेक्शन बोलो क्या होगी, अभिनव इधर शीट ऐसे है तो डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ। कहां की तरफ होगी, हमेशा हमेशा प्लेन के बोलो क्या, परपेंडिकुलर। शीट ऐसे है तो बोलो एरिया वेक्टर कहां होगा, ऊपर। शीट ऐसे है तो एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ करके बाहर की तरफ आएगा। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, जिस तरफ शीट रखी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बोलो क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। इतना बस याद करना और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी बात मैं समझाने की कोशिश करता हूं, बोर्ड पे अच्छे से सुनते चलना बच्चों। why we introduce cos थीटा फैक्टर, तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा, बस बोर्ड पे ध्यान से सुनना आप लोग। मैं इसको क्लियर कर देता हूं तुम्हें, cos थीटा का कंपोनेंट मैंने क्यों लिया। मैं एक काम करता हूं, क्लास बस सुनते चलिए, फिर मैं आपको बता दूंगा लास्ट में समराइज करके कि आपको क्या बात पता होनी चाहिए बस। सो गाइस मुझे एक बात बताओ, इस डायग्राम को देख के, इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, एरिया भले ही ऐसे रखा हुआ है, बट एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताओ बच्चों किस तरफ है। क्योंकि मेरा एरिया ऐसे रखा हुआ है तो एरिया वेक्टर इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। मान के चलते कि इस तरफ को मेरा एरिया वेक्टर है। अरे भले ही वो एरिया रखा हुआ है ऐसे, लेकिन एरिया वेक्टर किस तरफ होगा बोलो, शीट के परपेंडिकुलर। कैसे होगा, तो एरिया वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा
इसी डायरेक्शन में है, सहमत हो कि नहीं? और समझेंगे मेरी बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं। इस केस में एरिया वेक्टर किस तरफ को होगा बोलो? ऊपर की तरफ को होगा एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ को होगी बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को होगी। मतलब कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे। मुझे एक बात समझ में आई यार, कि जो E और A है, ध्यान सुनना, अगर E और A बिल्कुल 90 डिग्री पे है, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे है, तो मेरा फ्लक्स जीरो बनता है। कितना बनता है बोलो? और जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया बिल्कुल सेम लाइन में होता है, तो मेरा फ्लक्स मैक्सिमम बनता है। क्या बनता है? अब ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कौन करता है कि जब थीटा जीरो हो, जब थीटा बोलो क्या हो, तो वो मैक्सिमम रिजल्ट दे रहा हो, और जब थीटा 90 हो तो वो मिनिमम रिजल्ट दे रहा हो। ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में कौन करता है? कॉस का। कौन करता है? क्योंकि अगर मैं साइन लेता तो साइन तो सारा पंगा कर देता, क्योंकि साइन थीटा क्या करता, जिस समय ये बिल्कुल पैरेलल थे ना, वो 0 डिग्री पुट करता, साइन जीरो जीरो कर देता फ्लक्स को। लेकिन आपको पता है इसी केस में फ्लक्स बोलो क्या है? मैक्सिमम। और वो इस साइन 90 वाले केस में मैक्सिमम फ्लक्स दे रहा होता, बल्कि मैक्सिमम नहीं बनना चाहिए, इस केस में कितना बनना चाहिए? जीरो। तो क्योंकि इनकी कंडीशंस को सूट ही कौन कर रहा था? कॉस कर रहा था। कौन कर रहा था? कॉस। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा बोलो क्या बनेगा? EA कॉस थीटा। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको क्या समझना है मैं बताता हूं बच्चों। फ्लक्स बेसिकली क्या होता है? फ्लक्स बेसिकली क्या होता है फिलहाल के लिए हम समझेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक टू अ पर्टिकुलर एरिया। और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक टू अ पर्टिकुलर एरिया किन किन बातों पर डिपेंड करता है? किन किन बातों पर डिपेंड करता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर, कितनी हाई स्ट्रॉन्ग, कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेकंड कितना बड़ा एरिया है, और तीसरा किस एंगल पर बच्चों क्या है? एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड है। बस ध्यान रखना, व्हाट इज दिस थीटा? दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड A वेक्टर। एंड गाइस बस इतना याद रख लीजिए, A वेक्टर बेसिकली जो होता है, A वेक्टर जो होता है वो A वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है? तो जिस डायरेक्शन में शीट रखी होती है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ बेसिकली करूंगा तो एरिया वेक्टर बिल्कुल बाहर की तरफ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जैसे कि तुमने वो टॉर्क वाला फॉर्मूला पढ़ा था, वो टॉर्क वाला फॉर्मूला क्या था जरा बताओ? टॉर्क वाला था R क्रॉस F। क्या था? तो ये भी वेक्टर था, ये वेक्टर था, ये वेक्टर था। तुम याद करो जब तुम स्क्रू को खोलते थे, इस स्क्रू को तुम लोगों ने जब खोला इससे, अरे खोलते थे ना ऐसे, तो मुझे बताओ ये वाली चीज बोलो क्या थी? R थी। ये वाली चीज बोलो क्या थी? F। तो R इधर है, F इधर है, R क्रॉस F। तुम मुझे बताना टॉर्क कहां की तरफ पैदा होता था? ये नट कहां की तरफ आता था? बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? बेसिकली या तो बाहर, या तो जिस प्लेन पे ये दोनों हैं उसके या तो परपेंडिकुलर इस तरफ को या अंदर की तरफ को। बोलो टॉर्क तो ऐसे ही पैदा होता है ना, वो जो नट आता है बेसिकली कहां की तरफ आता है? बाहर की तरफ आता है, या कहां की तरफ आता है? अंदर की तरफ। आप इसको जैसे मर्जी घुमाइए, या तो वो अंदर जाएगा या बोलो क्या आएगा? बाहर आएगा। मतलब जिस जिस प्लेन पे ये दोनों है ना उसके परपेंडिकुलर, तो जिस प्लेन पे लेंथ और ब्रेथ एरिया उसके। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? पक्की बात। एक बात मैं आपको और बता देता हूं बच्चों, बड़ी लास्ट जो बात है, इसके बाद हम इसको फुल एंड फाइनल करेंगे और हम नेक्स्ट चीज पे पढ़ेंगे। तो बच्चों होता क्या है, आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब तो समझ आ गया, एरिया भी बोलो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और ये उनके बीच का एंगल है। जब दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुई और रिजल्ट बेसिकली स्केलर आया, तो उनके बीच में कौन सा प्रोडक्ट होगा? डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट होगा? तो मैं बस तुम लोगों से एक फेवर और चाहता हूं कि तुम लोग इस बात को ना ऐसे भी समझ के जरूर चलोगे कि फाई जो है ना वो लिखा जा सकता है वेक्टर टर्म्स में E डॉट ए। क्या लिखा जा सकता है बोलो? लिखा जा सकता है E डॉट ए। E डॉट ए का मतलब ये है कि दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट प्रोडक्ट हुआ है, तब जाके वो फॉर्मूला बना है EA cos थीटा। क्योंकि पता नहीं तुम्हें कितना याद है, A डॉट B को ही लिखते हैं AB cos थीटा। क्या लिखते हैं बोलो? 11th क्लास की चीज है, थोड़ा बहुत तो याद आना चाहिए। और मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, बहुत ज्यादा याद नहीं आ रहा है, so just learn this formula phi is equals to EA cos theta। why we introduce E and A in the formula? आपको समझ में आया? क्योंकि E हाइयर होने पर फ्लक्स ज्यादा होता है, A बड़ा होने पर फ्लक्स ज्यादा होता है। और cos थीटा क्यों लिया सर? cos थीटा ही इस कंडीशंस को सूट कर रहा है, क्योंकि सर जिस समय थीटा जीरो होता है E और A के बीच में, तब वो फ्लक्स मैक्सिमम दे रहा होता है। ऐसा cos कर सकता है जीरो पे? बोला है कि नहीं? cos ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता, साइन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्लियर है कि नहीं? नहीं आ रही बात समझ में? पक्का? सो ये वाली बात समझ में आती है मुझे, E की भी, A की भी, cos की भी। और वो बस लास्ट बात मैंने वैसे ऐड करी है कि दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर स्केलर आ रहा है तो उनके बीच में पक्का कौन सा प्रोडक्ट होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा। सो फुल एंड फाइनल अगर मैं बात करूं ना बच्चों, तो मैं आपसे बस ये कह सकता हूं कि भैया किसी भी सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स होता है बोलो? और ये मैं ऐसे लिख देता हूं फाई E, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि इन लेटर ऑन क्लासेस हम बाद में चल के मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे, तो बच्चों वो आ जाएगा फाई B। क्या आ जाएगा? कि कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से आते हैं स्पेशल केसेस की तरफ। बच्चों बातें नहीं, स्पेशल केसेस। पहला स्पेशल केस, इफ शीट इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर शीट को मैंने कैसा प्लेस करा हुआ है, जरा बताओ। शीट इज प्लेस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
शीट इज प्लेस्ड पैरेलल। अब पैरेलल शीट तो मतलब ऐसे हो जाएगी यार, ऐसे फील्ड है और ऐसे ही रख दी पैरेलल, क्योंकि ऐसे रखने का मतलब तो परपेंडिकुलर रख दी। कैसे रख दी बोलो? तो मैं बोलूंगा शीट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बच्चों मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ शीट को पैरेलली प्लेस किया है, बच्चे सोचते हैं पैरेलल होने पे तो 0 डिग्री एंगल आना चाहिए, बट यही एक मिस्टेक है। भले ही वो पैरेलल बोल रहा है, लेकिन आपको जो वो फाई में फॉर्मूला है, इधर फाई में जो फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा का, ये थीटा क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एंड मुझे बताओ जरा, अगर मेरा एरिया इस तरीके से प्लेस्ड है तो एरिया वेक्टर किस तरफ है? एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, कितना एंगल बनेगा? 90। तो बोल वो पैरेलल रहा है, लेकिन मैं एंगल लूंगा 90। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये समझ नहीं आ रहा तो बोलो, अभी दोबारा बताऊंगा। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा? बोलो ई ए मिनिमम फ्लक्स, क्योंकि किसी भी चीज का नंबर जो होता है कम से कम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। इफ शीट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, बताओ आदर्श क्या दिक्कत है? देखो माइनस में जब कभी भी आएगा ना, जैसे cos 180 है, माइनस में आ गया, तो आदर्श उस माइनस का लॉजिकल सेंस जो है वो प्लस में ही है बेसिकली। वो माइनस में डायरेक्शन की वजह से ऐसा हो गया है, डायरेक्शन की वजह से ऐसा हो गया है, लेकिन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होंगी वो हमेशा किसमें होंगी? प्लस में। जैसे कभी कभी बचपन में एरिया जब नेगेटिव में आ जाता, आप कहते हैं एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, और उसको क्या ले लेते? पॉजिटिव ले लेते। तो बस उसी तरीके से फ्लक्स जो है बेसिकली हम हमेशा किसमें कंसीडर करेंगे? बोलो पॉजिटिव। बताएंगे उसका नेगेटिव का भी क्या मतलब होता है, वेट करिए, जो क्वेश्चंस पे आएंगे तब बात करेंगे। सो गाइस मेरे सामने जो है बच्चों, इफ शीट इज इधर, इफ शीट, क्योंकि आप एक छोटी सी बात सोचो ना, शीट ऐसे रखी है ना तो ही मिनिमम फ्लक्स हो सकता है। मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो भी फ्लक्स बढ़ने लगेगा, मैं नीचे लेके जाऊंगा तो भी फ्लक्स बढ़ने लगेगा। बोला है कि नहीं? हाँ, मैं उस शीट को ऐसे से घुमा रहा हूं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे नहीं समझे, ऐसे ऐसे घुमाने पर एंगल तो उतना ही रहेगा ना। अगर शीट को मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं तो एरिया वेक्टर तो देखो ना, समझे? अबे डांस नहीं कर रहा हूं, देखो एरिया वेक्टर तो ऐसे ही रहेगा ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगी, 90 डिग्री रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। ठीक है? अरे पूछेगा नहीं कोई ऐसे तुमसे। ये सुनो, अगली बात बताओ, ए क्लास प्लीज। अगर मेरी शीट जो है वो परपेंडिकुलर रखी हुई है, परपेंडिकुलर मतलब अगर परपेंडिकुलर रखी है, बच्चों को लगता है कि अब 90 डिग्री लेना है, लेकिन नहीं, अब कितना लेना है? क्योंकि अगर परपेंडिकुलर रखी है तो एरिया वेक्टर तो इस तरफ हो गया ना, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लाइन में आ गया। बात समझ में आ रही है? तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और थीटा 0 हो जाएगा तो फ्लक्स हो जाएगा, एंड cos 0 इज 1। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? देखो लगता आसान है ना, कुछ ज्यादा मुश्किल खेल है नहीं ये वाला, है? ठीक है, अच्छा कोई और एंगल पे आई तो, किसी और एंगल पे आई, मान लो 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, तो वो उतने के हिसाब से वैल्यू आ जाएगी। लेकिन थोड़ा सा ना आपको ना एक चीज बड़े ध्यान से सुननी होगी इन क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन पे सीबीएसई ने बच्चों को बहुत बार फंसाया। किस तरीके से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। वो क्या बोलते हैं, कभी कभी तो बोलते हैं कि हमारी शीट ना परपेंडिकुलर रखी हुई है, शीट मेक्स अ 90 डिग्री एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बोल देंगे, शीट मेक्स अ 90 डिग्री एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चा दिमाग में बिल्कुल फिट करके जाता है, 90 तो नहीं लेना, 90 तो नहीं लेना, यही सावधान रहना है। वो 0 लेता है। कितना लेता है बोलो? 0, क्योंकि उसको पता है 90 डिग्री बोलेगा तो 0 लूंगा। फिर होता क्या है कि अगली बार वो क्वेश्चन देता है, कहता है एरिया वेक्टर मेक्स अ 90 डिग्री एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर मेक्स अ 90 डिग्री एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चा कहता है 90 तो नहीं लेना है, 90 तो लेना ही नहीं है, सर ने बोला है जितना हो उसका अलग लेना है। गलत हो जाएगा। उसने बोला एरिया वेक्टर मेक्स द 90 डिग्री एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भैया वो एरिया का सीधा एंगल बता चुका है तुम्हें, कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। क्लियर है कि नहीं? और कैसे कंफ्यूज करेगा, वो क्या आपको फंसाने वाला है, मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी आज की क्लास में, वाले 2-3 क्वेश्चंस मैं आज ही क्लास में करा दूंगा। लेकिन अभी तक की बात तो तुम्हें समझ में आ गई ना। तो थोड़ा सावधानी से वाले एंगल के बारे में सुनना है कि कब वो बोल रहा है प्लेन एंगल बना रहा है कि भाई हमारा प्लेन परपेंडिकुलर है, हमारा प्लेन पैरेलल है। जब प्लेन की बात करेगा तो ध्यान देना है, जब एरिया वेक्टर बोलेगा तब थोड़ा ध्यान देना है। क्लियर है कि नहीं? चिंता मत कर। बिल्कुल नहीं, ये मैं बना रहा हूं ऐसे, कभी नहीं देगा वो ऐसे। ठीक है? क्लियर? अगली बात पे आऊं? चलिए नेक्स्ट बात पे आते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट ऐड करते रहते हैं। आज हम लगभग गॉस लॉ तक करेंगे, ड्राइव हम कल से स्टार्ट करेंगे।
देखो भाई मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक ना 2 क्लास से पहले प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी तो समझ में आ रहा है, मैं चीजें और ऐड करता जाऊंगा और उन सभी चीजों का मतलब समझ में आने वाला है जब मैं पूरी क्या करा दूंगा, डेरिवेशंस। तो आज की क्लास तक जितना बताऊं उतने को होल्ड जरूर रखना दिमाग के अंदर, ताकि जब परसों हम मिलेंगे तो हम उस चीज को कंप्लीट कर सकें। क्लियर हो रहा है? क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, वो 2 क्लास का टॉपिक है। कोई टॉपिक एक क्लास में खत्म हो जाते हैं, टॉपिक ही 2 क्लास का है, तो एक में खत्म होने वाला है नहीं, आधे पे छूटेगा, आज ध्यान रखना। तो अपने जितना आधे तक करा रहा हूं उतने तक का अच्छा रखना, चीजें कुछ दिमाग में अधूरी लगेंगी लेकिन कोई नहीं, वो नेक्स्ट क्लास में क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। अब मैं आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, अब इसको ढंग से सुनना भाई, ये बहुत जरूरी चीज है अब जो बोलने वाला हूं। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, सारी बातें करेंगे भाई और चिंता मत करिए, बहुत आसान है, बस तुम्हें ढंग से सुनना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, पीछे बादल ध्यान दो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म ना होने का मतलब, अभी तक जो मैंने केस कराए थे वो सारी फील्ड कैसी थी, यूनिफॉर्म। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैं किसी भी जगह पर इन फील्ड्स को देख रहा था तो हर जगह पे स्ट्रेंथ बोलो क्या थी, सेम थी। बट अब की जो मेरी स्ट्रेंथ होगी वो हर जगह पे सेम नहीं होगी। अब क्या पंगा पड़ेगा, आपको ढंग से सुनना है और समझना है। अगले 5 मिनट में ये बात मैं समझा दूंगा, ये तो मैं समझ में आ गया तो खेल बन जाएगा भाई, बहुत बढ़िया वाला। ठीक है, हाँ बढ़िया वाला खेल बन जाएगा, मतलब सारे ड्राइव में यही इस्तेमाल होने वाली चीज है। तो बच्चों होता क्या है, नॉट यूनिफॉर्म फील्ड ऐसी होती है। ए क्लास इधर, कुछ इस तरीके से ना, नॉट यूनिफॉर्म है, कहीं पर क्राउडिंग ज्यादा है, कहीं पर क्राउडिंग कम है। और जो एरिया है ना, मैं मान के चलता हूं कि जो मेरा एरिया है ना वो भी थोड़ा अजीबोगरीब तरीके से कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, मान लो ऐसे करके कुछ, ठीक है, कैसे भी है, रैंडम एरिया मैंने मान लिया, ऐसे करके कुछ रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, फील्ड जा रही है ऐसे करके। अब मेरे को फ्लक्स को लेना है, अब जरा समझने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा, और यहां पर जो है ना किसी भी जगह पर एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो मैं वो एक ई की वैल्यू क्या लूं। जैसे कि मेरी बात सुनो, यहां पर आप लोगों ने बोला यार 50 न्यूटन पर कूलम फील्ड है, तो वो यहां भी 50 है, 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 हर जगह पे 50 ही है बेसिकली। तो मुझे वो एक ई की वैल्यू लेने में कोई प्रॉब्लम, हर जगह पर एंगल भी बोलो क्या बन रहा था, सेम ही बन रहा था, 0 डिग्री, बोला है कि नहीं। तो भैया एंगल भी एक जैसे ले लिया, एरिया भी ठीक है भाई। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाता हूं, और इस प्रॉब्लम को अगर तुम समझ गए तो तुम सॉल्यूशन भी जल्दी समझोगे। कि सर बात यह है कि मैं एक जैसा, एक ही, इधर भाई, एक ही ई नहीं ले सकता, क्योंकि सर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ E1 होगी, तो यहां पर कितनी होगी E2, यहां पर कितनी होगी E3। पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हर जगह पे अलग है, तो मैं कोई एक वैल्यू लेके नहीं चल सकता। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, हर जगह पर एरिया वेक्टर का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक जैसा नहीं है। क्यों, कहीं पर तो मैं दिखा देता हूं तुम लोगों को। मान लेता हूं बच्चों, ध्यान से सुनते चलना, मान लेता हूं बच्चों कि यहां पर मैंने एक छोटा सा एरिया लिया। अब इसी को ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं सुनिएगा, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी नहीं है, तो मैं कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं ले सकता। लेकिन कहते हैं कि हर थोड़े थोड़े पोर्शन में, थोड़े थोड़े एरिया के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी होगी। कि मैं मान के चल सकता हूं कि मैं अगर बहुत छोटा सा डीएस एरिया लेता हूं, डीएस का मतलब होता है स्मॉल सरफेस एरिया, ये एस नॉट स्टैंड फॉर द स्मॉल, स्मॉल के लिए स्टैंड कर रहा है डी। ठीक है, पर ये कौन सी बात है ना, डी डी स्मॉल के लिए, तो स्मॉल सरफेस एरिया, एस स्टैंड्स फॉर सरफेस एरिया। बच्चों प्लीज बातें नहीं करनी है। तो ये मैंने एक छोटा सा डीएस सरफेस एरिया लिया, तो विशेष मैं ये मान सकता हूं कि नहीं मान सकता कि छोटे से डीएस में, छोटे से डीएस सरफेस एरिया में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक जैसी रही होगी। हाँ पूरे में नहीं मान सकता, लेकिन एक छोटे से मैं मान सकता हूं कि नहीं मान सकता, कि मान के चलो कि मेरे पास ना ये पूरी की पूरी एक शीट है, शीट की तरह इसको ट्रीट करिएगा, तो मैं मान लेता हूं कि इतने से पोर्शन में, थोड़े से डीएस में एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रीट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, इवन इलेक्ट्रिक फील्ड। सहमत हो कि नहीं, पूरे में इवन नहीं मान सकता बट इतने से मैं इवन मान सकता हूं। तो क्यों ना इतने छोटे से का फ्लक्स अलग से निकाल लूं, इतने छोटे से का फ्लक्स अलग से निकाल लूं, इतने छोटे से का फ्लक्स अलग से निकाल लूं, और सभी छोटे छोटे फ्लक्स निकाल के सबको बोलो क्या कर दूं। क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी क्लास, किसी भी एरिया में से फ्लक्स किन बातों पे डिपेंड करता है, वहां की मौजूदा इलेक्ट्रिक फील्ड पे, वहां के एरिया पे, कितना बड़ा एरिया लिया और किस एंगल पे भैया वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया बुलाएगा नहीं। तो मैंने कहा यार हर जगह पे एक जैसी चीज चल ही नहीं रही यहाँ पर, तो क्यों ना ऐसा करें कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे सरफेस एरियाज लेते हैं, उन सरफेस एरिया का फ्लक्स निकालते हैं कि यहाँ से 3 फील्ड पास हो रही है, यहाँ 5 फील्ड, यहाँ से 6 फील्ड, यहाँ 7 फील्ड, ऐसे करके टोटल निकाल लेंगे। बोला है कि नहीं, क्योंकि छोटे छोटे पे काम करूंगा तो मैं वहां पर उस छोटे से सरफेस एरिया में एक जैसी फील्ड ट्रीट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। फोकस करेंगे, बात समझ में आएगी थोड़ी देर में। तो मैं ये कहता हूं, एक क्लास
मैं ये कहता हूं कि बच्चों मान लो कि यहां का छोटा सा सरफेस एरिया डीएस है, क्या बोलो? अब मैंने बोला कि सरफेस एरिया हमेशा अपने सरफेस के बोलो क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो अगर ये सरफेस ऐसे है तो इसका सरफेस एरिया का डीएस वेक्टर बनेगा ऐसे, तो डीएस वेक्टर बना ऐसे। मुझे बताओ फटाफट से, यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी, फोकस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मान लो कितनी मान ली? E1, और क्योंकि E1 भी ऐसे है और एरिया वेक्टर भी ऐसे है तो यहां का थीटा बोलो कितना बनेगा? 0। कितना बनेगा बोलो? 0। तो यहां का फ्लक्स मैंने कैलकुलेट कर लिया भैया कि E1 फील्ड है, डीएस एरिया है, एंगल 0 है। लेकिन हर जगह पर तो ऐसा नहीं है ना। जब मैं अगली बार गया किसी दूसरे वाले सरफेस पे, जब मैं अगली बार गया इतने छोटे से सरफेस पे, तो मुझे पता लगा कि मेरी जो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मौजूद है, ढंग से सुनना है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कुछ थोड़ी सी ऐसे है और थोड़ा सा जो एरिया वेक्टर जा रहा है ना मेरा, वो थोड़ा सा इस तरफ को जा रहा है। बोलो है कि नहीं? समझो इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और इस बार जो एंगल बन रहा है ना यहां पर, ये जो एंगल बन रहा है, जैसे मान लो θ1 बन रहा है, तो यहां जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? θ2 बन रहा है। कितना बन रहा है बोलो? फोकस करेंगे, शायद उसमें से जितना फ्लक्स बन रहा है इधर उतना फ्लक्स इस छोटे सरफेस एरिया में उतना फ्लक्स ना बन रहा हो। ये क्लिक करा कि नहीं करा? फटाफट से बोलो। विशेष को नहीं करा क्लिक? मैंने बोला छोटे से डीएस सरफेस पे गया। छोटे छोटे पे क्यों जा रहा हूं भाई? क्योंकि पूरे सरफेस के लिए मैं एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड मान ही नहीं सकता, क्योंकि भैया पूरे पे एक जैसा है ही नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। बोलो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? नॉट यूनिफॉर्म। तो मैं उस छोटे से सरफेस एरिया पे गया, मैंने कहा उस छोटे से सरफेस एरिया पे से कितनी फील्ड पास हो रही है उसको देख लो। तो बोलेंगे इतने में से तो इवन स्ट्रेंथ की फील्ड पास हो रही है। एरिया बोलो कितना है? डीएस। बिल्कुल ऐसे बन रहा है, मान लेते हैं बिल्कुल पैरेलल बन रहा है। क्या बन रहा है? बिल्कुल पैरेलल। और एंगल θ1 है यानी 0 है, जो भी है मान लो, जो भी है। तो इतने में से कितना फ्लक्स पास होगा? बस इतने में बताओ, पहले इतने में से बताओ कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा ऊपर वाले में से। तो आप बोलोगे सर E1 ds cos θ1। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? अब बोलो। फिर आप क्या कहोगे? सर ये तो सिर्फ इतने में से है, अब मुझे दूसरे वाले में से दूसरा भी थोड़ा सा लेना पड़ेगा। और मैं कहता हूं वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? बोलो E2 है। वहां की स्ट्रेंथ बोलो क्या? E2 है। फिर एरिया वेक्टर थोड़ा सा ऐसे जा रहा है सर, थोड़ा सा एंगल देखो। अब क्यों ऐसे जा रहा है? एरिया वेक्टर हमेशा अपने सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ऐसे है तो देखो यहां पर एरिया वेक्टर होगा तो थोड़ा सा डायरेक्शन ऐसे बनेगा, यहां होगा थोड़ा सा कैसा बनेगा? ऐसे बनेगा। और हो सकता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में हो, तो एंगल थोड़ा सा यहां पर θ2 बना। कितना बना बोलो? θ2। तो एंगल भी तो डिसाइड करता है ना कि फ्लक्स ज्यादा बनेगा या। तो यहां पर मान लेते हैं कि कितना बना बोलो? तो मैंने बोला फ्लक्स यहां का, इसका इस सरफेस एरिया का फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन कितना है? जितनी यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, जितना यहां का एरिया है, और बोलो क्या? cos θ2। अरे मैं फ्लक्स ही कैलकुलेट कर रहा हूं, बस इस बार मुझे टुकड़ों में करना पड़ रहा है क्योंकि हर जगह पर एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर मैं जाता हूं, फिर मैं थोड़ा और जाता हूं नीचे की तरफ, और मैं कहता हूं भैया यहां का मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूं। समझ रहे हैं बात को? फिर मैं बोलता हूं यहां का डीएस कुछ ऐसे जा रहा है, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से जा रहा है E3। समझे मेरी बात को? E3, और एंगल कितना है बोलो? θ3। मतलब हर जगह पे अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता? लॉजिकली आप मुझे बस इतना बताओ। मैं थोड़ा सा इसको, इस वाली फील्ड को थोड़ा और ऐसे बना देता, उस वाली फील्ड को मैं थोड़ा सा और ऐसे बना देता। बोलो होता कि नहीं होता ऐसा? आप समझे बात को? जल्दी हो रहा है? चलो ठीक है, चलो बोलो इसका, बोलो डीएस इधर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ भाई किस तरफ आएगी? इस तरफ को आएगी, E3। और यहां पर एंगल कितना आएगा? एंगल आएगा θ3। तो इस छोटे से सरफेस में से कितना फ्लक्स बनेगा बोलो? ऐसे आपको नहीं लग रहा कि यार ऐसे जोड़ते चलूंगा तो पूरे सरफेस का आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? मींस मैं ये कह सकता हूं कि व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर नॉट यूनिफॉर्म, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर नॉट यूनिफॉर्म, हम एक वैल्यू लेके काम नहीं कर सकते। हमें छोटे छोटे सर्फेसेस पे जाना पड़ेगा, वहां जाके देखना पड़ेगा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, वहां पर कितना एंगल क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, और छोटा थोड़ा फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं थोड़ी थोड़ी फ्लक्स ही कर रहा हूं, मेरी D5 फ्लक्स है, फिर D5 फ्लक्स है, फिर D5 फ्लक्स है, मतलब स्मॉल स्मॉल फ्लक्स कैलकुलेट करके पूरे सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट कर दूंगा। सो इन्होंने एक फॉर्मुला बना दिया, वो फॉर्मुला मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, आपकी बुक में लिख भी देते डायरेक्ट, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आए कि वो फ्लक्स बेसिकली जो नेट फ्लक्स निकाला वो मैंने कैसे निकाला। मैंने कहा भैया जोड़ना मतलब होता है इंटीग्रेट करना। तो मैंने बोला इंटीग्रेट करेंगे हम किसको बोलो? EDS cos थीटा को। हम किसको इंटीग्रेट करेंगे बोलो? अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको एक फॉर्मुला लिखवाया गया होगा कि फ्लक्स जो होता है वो EDS cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है। ये EDS cos थीटा समझ में आया आप लोगों को? व्हाट इज दिस EDS cos थीटा? यार EDS cos थीटा कुछ नहीं है, ये EDS cos थीटा फ्लक्स ही तो है, क्योंकि भैया अभी तो फ्लक्स का फॉर्मुला पढ़ के आए हैं EA cos थीटा। बस छोटे छोटे सरफेस जा रहे हैं इसलिए EDS cos थीटा लिख रहे हैं। तो हम स्मॉल स्मॉल फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं और मैंने कहा सारे स्मॉल फ्लक्सेस को जोड़ देंगे तो बोलो क्या निकल आएगा? नेट फ्लक्स निकल आएगा। क्या निकल आएगा?
अगर तुम लोगों के मन में एक डाउट है ना, तो मैं उस डाउट को देखो कितने स्मार्टली क्लियर कर दूंगा। आप लोगों को बस सुनते चलना है, तुम्हें समझ में आ जाएगा जो फाई का फॉर्मूला ई कॉस थीटा ना कैसे बना है। तुम लोग यहाँ पर ध्यान देना। अब मुझे तुम ये बताओ, तुम लोग कहते हो कि तुम्हारे पास ये वाला केस था जिसमें एरिया कुछ ए था और यहां पर ये बोलो क्या थी। अब तुम इस केस को समझ लेना, तुम्हारे सारे दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पर ये वाली चीज बोलो क्या है, ई थी, बोला है कि नहीं। और तुम लोगों को पता है थीटा यहां पर कितना चल रहा था, 0 चल रहा था। अब एक काम करते हैं कि हम यहां पर भी ना स्मॉल स्मॉल फ्लक्स कैलकुलेट करके देखते हैं आंसर कितना आएगा। हमें वैसे पता है कि यहां पर फ्लक्स का आंसर कितना आने वाला है, ई ए कॉस थीटा। हमें पता है कि इस केस में फ्लक्स कितना होता है, ई ए कॉस थीटा, और हम जानते हैं कि थीटा यहां पर 0 है वैसे, तो बेसिकली ई ए आएगा। क्या आएगा बोलो, ई ए। यही तो बोला था ना, ई ए कॉस 0। बोलो आंसर कितना आएगा, ई ए। सीधा बोल सकते हैं इस केस का ई है। लेकिन मैं अगर यहाँ पर स्मॉल स्मॉल की वजह से कैलकुलेशन करता हूँ, देखना कितना आने वाला है। मैंने यहाँ पर क्या करा, ध्यान देना, मैंने यहाँ पर क्या करा, जैसे शीट है, अभी शीट तो ऐसे रखी हुई है, फोकस करना, शीट ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो मैंने छोटा सा सरफेस एरिया लिया। अब वो छोटा सरफेस एरिया ऐसे बना रहा होगा एरिया वेक्टर अपना, उस छोटे से सरफेस का एरिया वेक्टर कहां होगा, बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां की तरफ है, बाहर की तरफ। थीटा बोलो कितना बनेगा, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पर बाहर की तरफ। थीटा बोलो कितना बन रहा है, थीटा बनेगा 0। फिर मैं गया थोड़ा सा क्या नीचे, ध्यान सुनना, फिर मैं गया नीचे, फिर मैं यहां पर बोलूंगा डीएस वेक्टर बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों प्लीज पीछे बातें नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, थीटा बोलो फिर से कितना बोलो, 0। और ऐसा मैं इस शीट पे किसी भी सरफेस एरिया पे चला जाऊं, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, इस शीट पे मैं कितने भी छोटे छोटे डीएस ले लूं, कितने भी छोटे छोटे बोलो क्या ले लूं, सबका डीएस का जो सरफेस एरिया का वेक्टर बनेगा बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसे, हर जगह पे थीटा कितना, 0, हर जगह पर थीटा 0, और हर जगह पे ई का वैल्यू मेरे को ई ही लेना है। अब की बार अलग अलग भी नहीं लेना, बोले सहमत होगी नहीं, अरे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने जब यहां पर टोटल करा, सोचो मैंने यहां पर टोटल करा, अब मैंने कहा टोटल नेट फ्लक्स करते हैं, बोलो कितना आने वाला है। पहले वाले से बताओ कितना आएगा, ई डी एस कॉस 0। अगले वाले से बताओ कितना आएगा, क्योंकि वहां की फील्ड भी ई ही है, एरिया मैंने डीएस लिया है, थीटा बोलो यहां पर भी कितना आने वाला है, 0। फिर बोलो दूसरे वाला डीएस लिया मैंने, ये रहा डीएस, मैंने कहा फिर यार ई फिर से वही है यार, थीटा फिर से बोलो कितना है यार, 0 ही है यार, तो बोलो क्या आएगा, ईडीएस कॉस 0, बोलो है कि नहीं। और ऐसा मैं करता चला गया, बोलो करता चला गया, बोलो सही है कि नहीं। अब मुझे बताओ, जब तुम बहुत सारी चीजों को जोड़ते हो तो तुम कॉमन लेते हो, जो कॉमन आ रहा है, बोलो है कि नहीं। तो मैंने क्या कॉमन लिया, बोलो मैंने ई कॉमन ले लिया, क्योंकि सबके साथ ई बोलो क्या है, हर बार ये थोड़ी थोड़ी फ्लक्स में ई का वैल्यू बोलो क्या है, सेम है, और कॉस 0 भी तुम लोगों को पता है बोलो क्या है, सेम है। अंदर बताना क्या बचेगा, डीएस डीएस डीएस, बोला है कि नहीं। और मुझे बताओ cos 0 कितना होता है, 1 होता है। cos 0 कितना होता है, 1। नहीं लिखना चाहते मत लिखिए, नहीं तो ई cos 0 लिख दीजिए। और मुझे तुम बस ये बताओ, सारे डीएस 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 जुड़ेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो ये बन गया, क्या बन गया, ई ए cos 0। क्या बन गया, क्या बना था ऊपर, ई ए। समझे मेरी बात को। तो वहां पर आपको बस अब एक छोटी सी बात समझ लेनी है कि सर अगर हमारी फील्ड पूरे एरिया पे यूनिफॉर्म है, तो मैं सीधा एक वैल्यू ले सकता हूं कि ई ले लिया मैंने वैल्यू, एरिया टोटल ले लिया, और एंगल भी मैंने एक ले लिया। क्योंकि अगर मेरी पूरी की पूरी शीट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और एंगल भी हर जगह पे बोलो क्या बन रहा है, सेम, तो एक ही बारी में फॉर्मूला लगा के काम कर सकता हूं। टुकड़ों में करूंगा तो भी वही बनना है, एक बार में करूंगा तो भी बनना है। लेकिन अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, फील्ड यूनिफॉर्म, तो फिर मेरे पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि मैं एक वैल्यू ले लूं ई की और एक वैल्यू ले लूं थीटा की। ऐसा ऑप्शन है, फिर आप क्या करोगे, फिर आपको टुकड़ों में ही छोटे छोटे फ्लक्स को करना पड़ेगा और देन उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। मतलब ये वाला मेथड इस पे भी लागू हो जाता है और इन पे भी हो जाता है। क्लियर है कि नहीं। बट वो डायरेक्ट वाला मेथड सिर्फ कांस्टेंट के केस में लागू है, इस केस में लागू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्की बात है। तो आप लोगों को फ्लक्स का दो फॉर्मूला तो क्या, फॉर्मूला तो एक ही है, वो है ई ए कॉस थीटा। और वो मुझे समझ में आया कांस्टेंट केस में कैसे करना है, वो डायरेक्ट लगा सकते हैं कॉस थीटा। बट अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो मैं छोटे छोटे टुकड़ों में फ्लक्स को कैलकुलेट करूंगा और उसका सम आउट कर दूंगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हाँ बोलो बच्चों क्या हुआ। अच्छा फाइन, ठीक है। 2 मिनट आपको तसल्ली से सोचने के लिए दिए जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा मैं भी सांस ले लूं। आया समझ में, नहीं आया तो मुश्किल लग रहा है, हो गया, आता है फ्लक्स समझ में, फ्लक्स। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत कर।
रचित आया, समझ में नहीं आया? मुश्किल है? आसान है बिल्कुल। क्या हुआ बताओ? क्या आगे? आगे है, 2 मिनट का ब्रेक लिया है, 2 मिनट का ब्रेक है, फिर करेंगे शुरू। ये भी निकाल दो। ये क्या है भाई? क्या तोड़फोड़ कर रहे हो? देखिए अब चैप्टर ना बिल्कुल अपनी एंडिंग स्टेज में है, मतलब अब ए क्लास, अब हम इसके बाद ना हम इसके कुछ ड्राइव्स डिस्कस करेंगे और फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो ड्राइव सारे हो जाएंगे अगली क्लास के अंदर, क्योंकि ये एक बार फ्लक्स समझ में आ गया ना, उसके बाद ड्राइव बहुत ईजी लगेगा तुम लोगों को। ठीक है, चलो अब अगली बात करें। चलिए देखिए अगली बात क्या है। अगली बात हम सीखने वाले हैं बच्चों, ज्यादा तो नहीं हो गया ना? कौन सी इक्वेशन आ गई? वो अब सब उसी से करना है हमें, और सारा काम उसी से होएगा, चिंता मत करो। बस तुम्हें भी ये समझ में आ गया ना, टोटल करना है। अब तुम्हें टोटल करना है कैसे ना, तो अभी चिंता मत करो, वही तो आने वाला है। अभी कुछ समझाया है तो उसका इस्तेमाल करने वाला हूं। जैसे मैंने ये तुम्हें डायरेक्ट नहीं बताया ना, पहले तुम्हें ई कॉस थीटा समझाया ताकि तुम ये समझ सको। अब ये समझ लिया तो अब कुछ और समझाऊंगा। तो पहले एक क्लास भाई तुम लोगों को पहले बताओ, ये दो बातें तो क्लियर होगी ना, क्योंकि लास्ट के 15 मिनट हमने सेव कर रखे हैं आज न्यूमेरिकल्स करने के लिए इन्हीं टॉपिक के। ठीक है, तो उस पर करेंगे यार। अभी न्यूमेरिकल कराऊं पहले, गॉस लॉ करा दूं ना पहले? आओ भाई, ए क्लास पीछे भाई, गॉस लॉ करते हैं। गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आता है। और ध्यान से सुनना है आप लोगों को, उसने क्या बोला। गॉस ने एक बड़ी जबरदस्त बात बोली भाई। उसने क्या कहा, कह रहा है कि कहीं पर अगर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है और कहता है उसमें से फील्ड निकल रही है, निकलेगी। अच्छा, अगर क्यू मेरा 5 कूलम का हुआ तब ज्यादा फील्ड निकलेगी, या जब वो 8 कूलम का हुआ तब ज्यादा फील्ड निकलेगी? क्योंकि जितना बड़ा चार्ज वो उतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड्स अपने आसपास निकालेगा। सहमत होगी नहीं? गॉस ने स्मार्टली एक बड़ी जबरदस्त बात कही। उन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए कहीं पर क्यू चार्ज है, इस जगह पर क्या है, क्यू चार्ज है। अब इसके चारों तरफ ना, इसके चारों तरफ ना आप या तो बना दो एक स्फीयर, बना दो एक स्फीयर, एक चार्ज के क्यू चार्ज के साथ तो क्या बना दो, एक फुटबॉल बना दो। या छोड़ो, इस रूम में क्यू चार्ज रख दो और चारों तरफ से ये रूम बंद है, चारों से रूम। अब सुनना उसने क्या कहा, पक्का इस रूम की दीवारों से बहुत सारी फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, हो रही हैं, और मैं उनको गिन भी सकता हूं। मान लीजिए गिन कह सकता हूं, गिन कह सकते हैं सर, तो मैं ईडीएस कॉस थीटा टोटल कर लूंगा। ईडीएस कॉस थीटा बोलो क्या कर लूंगा, मैं हर छोटे छोटे सरफेस पे जाऊंगा और क्या करूंगा, ईडीएस कॉस थीटा, ईडीएस कॉस थीटा, ईडीएस कॉस थीटा। बोलना नहीं है, करना है टोटल, है ना? जाके कर देंगे। मेरा समझो मतलब क्या है। अगर यहां पर समझो फ्लक्स को सुनना है, गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रूम में मैंने यहां पर एक चार्ज रख दिया। अब वो जो मैंने चार्ज रखा, उस चार्ज के चारों तरफ बोलो क्या निकलेंगे, फील्ड्स निकलेंगे। अब वो फील्ड जो है इस रूम से पास हो रही होंगी। सपोज दैट क्या हो गया, एक बस। तो इस रूम में मान लो यहां पर चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज से ऐसे करके फील्ड निकली, मान लो 100 फील्ड निकली, सपोज करते हैं 100 फील्ड निकले। तो वो इस दीवारों से छह बेसिकली हमारे पास वो है सरफेसेस, उनसे कितनी फील्ड निकलेंगी, 100 ही निकलेंगी। किसी में से 20 निकल गई, किसी में 30 निकल गई, ऐसी कुछ निकलने वाली है। बोलो यही बात होने वाली है। अब मैं बस ये कह रहा हूं कि उन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हुआ, उसकी फील्ड्स निकल रही हैं, और मैं इस क्लोज सरफेस के, किसी भी क्लोज सरफेस के अगर हर सरफेस पे जाके फ्लक्स को टोटल करूं, जैसे हर छोटे से डीएस पे गया और रेडियस कॉस थीटा टोटल किया, फिर रेडियस कॉस थीटा, ऐसे जब मैं पूरा फ्लक्स टोटल करूंगा, पूरा फ्लक्स टोटल करूंगा, तो वो कितना निकल के आएगा। उन्होंने डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता दिया। उन्होंने कहा कि वो जो फ्लक्स आने वाला है ना, वो कितना आने वाला है, मतलब समझो इसके चारों तरफ वो कहते हैं कि स्फीयर बना दो। क्या बना दो गाइस, डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन द सर्कल एंड द स्फीयर। ये स्फीयर है। वो कहते हैं कि क्यू चार्ज के चारों तरफ आप क्या बना दो, एक स्फीयर बाउंड्री बना दो, मान लो स्फेरिकल सरफेस बना दो।
तो उस स्फेरिकल सरफेस से बहुत सारी फील्ड लाइन पास हो रही है, उसी को बोलो तुम क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और तुम वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तुम कहोगे मैं हर छोटे छोटे डीएस पे जाऊंगा और बोलो क्या कैलकुलेट करूंगा, ईडीएस कॉस थीटा, और फिर मैं टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा। कह रहे मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मुला दे रहा हूं, अगर कहीं पर भी किसी क्लोज सरफेस के अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ बोलो, क्यू चार्ज, तो कहता है नेट फ्लक्स सीधा जो होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। प्रूव करेंगे, चिंता मत करिए। सीधा बोल रहे हैं नेट फ्लक्स किसके बराबर होगा, क्यू अपॉन में, मतलब कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा बोलो क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा। और वो ये कहते हैं सीधा क्यू का वैल्यू रखो, डिवाइड करो एप्सिलॉन नॉट से, आपको डायरेक्ट फ्लक्स पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा बोलो, डायरेक्ट फ्लक्स। चिंता नहीं करनी है, आपको बस सुनना है। अभी मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अभी पूरी बात शायद हो सकता है समझ ही ना आई हो, लेकिन थोड़ी देर में आने वाली है। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसके अंदर 100 फील्ड निकल रही है। अब भाई बताओ 100 फील्ड निकल रही है, तो मैं चाहे स्पेयर बनाऊं, स्पेयर में से भी 100 ही निकलेंगी, और मैं चाहे ऐसा क्यूबिकल रूम बना दूं, उसमें से भी कितने निकलेंगे, 100 ही निकलेंगे। तो इनका कहना था सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, बस सरफेस अगर क्लोज है, चाहे वो स्पेरिकल हो, चाहे वो क्यूबिकल हो, चाहे वो कैसा भी हो, अगर अंदर चार्ज क्यू है तो वो कितनी फील्ड को ऐसे निकाल रहा होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी बोलो, तो उसके चारों तरफ जो जैसा मर्जी क्लोज सरफेस बनाओगे उससे कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा, क्यू अपॉन। और कह रहा है कि अगर विश्वास नहीं होता तो आप ईडीएस कॉस थीटा ईडीएस कॉस थीटा कर लो, आएगा। समझे, हमने करके देखा, हमने, और आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझे मेरी बात को, करके देखें, करके देखें एक बार। तो इनका क्या कहना है बच्चों, ए भाई इधर प्लीज, इनका कहना है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, किसी एक क्लोज गॉसियन सरफेस के थ्रू कितना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा अगर उसके अंदर क्यू चार्ज अंदर रखा हुआ है, तो कितना बनेगा बोलो, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इनका ये कहना है बच्चों, समझ में आ रही बात। अब मैं, आप चाहेंगे कि सर एक बार ये प्रूव भी करके दिखा दो ना, तो मजा आ जाएगा कि हाँ बात में दम है ना। तो एक बार इसको प्रूव करके देखते हैं, फिर स्टेटमेंट वगैरह लिख लेंगे, और ये बेसिकली लास्ट होगा इस चीज का। तो बच्चों करना क्या है ना, वो सुनो बोर्ड पे, अभी बात थोड़ी कम समझ में आएगी लेकिन सुनना। क्या तुम लोगों को ये बात पता है कि क्यू चार्ज अपने से आर दूरी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बनाता है, और ये बात तुम जानते हैं, ये बात तुम फाइंड करके आ चुके हैं पहले, तुम जानते ही वाली बात, ठीक है। अब इसी को देखो हम काउंटर करते हुए काम कैसे करेंगे। हमने कहा मान लेते हैं कि अंदर एक क्यू चार्ज है, मान लेते हैं कि अंदर एक क्यू चार्ज है, सपोज अंदर एक क्यू चार्ज है, एक क्लास इधर, और ये क्यू चार्ज से कुछ फील्ड्स निकल रही हैं। तो मैंने उसका फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए कि इसमें से कितनी फील्ड निकल रही है, क्योंकि मेरे को थोड़ी देर पहले गॉस ने ये कहा है कि अगर कहीं पर क्यू चार्ज है तो वो अपने अंदर से कितनी फील्ड निकालता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो पक्का अगर उसके चारों तरफ कोई भी तुम क्लोज सरफेस बनाओगे, कैसे बनाओगे, अच्छा क्लोज कहना जरूरी था, क्योंकि अगर क्लोज नहीं होता, मान लो ये क्यू चार्ज है, क्लोज नहीं होता और बोलता सिर्फ ये सरफेस है, तो सारी फील्ड इससे तो पास होने वाली है नहीं, इसलिए उन्होंने क्लोज बोला। क्या बोला क्लोज, कि अगर क्लोज सरफेस होगा तो कहते हैं कि अगर ये क्यू चार्ज से कितनी फील्ड निकल रही है, क्यू अपॉन में क्या, एप्सिलॉन। अरे क्यू अपॉन एप्सिलॉन कंफ्यूज नहीं हो रहा, ये नंबर है, जैसे मान लो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 500 है, कितना बोलो 500। तो कहते हैं कि अगर एक चार्ज क्यू से फील्ड निकलती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो उसके चारों तरफ जैसा मर्जी क्लोज सरफेस बनाओगे उससे फील्ड कितनी निकलेंगी, क्यू अपॉन। कहता है आप इसको टोटल करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। तो हमने इसको करने की कोशिश करी, कैसे, सुनते चलिएगा, 5 से 10 मिनट में क्लियर होती है पूरी गॉस लॉ की बात जो है। तो मान लो ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, कितना चार्ज रखा हुआ है बोलो, क्यू, और हमने देखा कि भैया फील्ड इसमें से निकल रही है, इसमें से फील्ड निकल रही है, लेकिन मेरे को किसी ने क्या कहा है कि ये फील्ड कितनी निकल रही है आदर्श, कितनी निकल रही है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा ये मैं देखना चाहता हूँ कि सच में ये सही बात है या नहीं है। तो मैंने कहा इसका एक तरीका है, मैंने कहा एक क्लोज सरफेस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ये मैंने ले लिया क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस, समझे मेरी बात को, मैंने एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस ले लिया। अगर पक्का इसमें से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फील्ड पास हो रही है, अगर इसमें से कितनी फील्ड पास हो रही है, क्यू अपॉन, तो मेरा फ्लक्स टोटल करने पे, इस पूरे सरफेस के अलोंग फ्लक्स टोटल करने पे आंसर कितना आना चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लॉजिक है। अगर कोई कहता है कि क्यू चार्ज से 500 फील्ड निकलती है, तो पक्का इस स्पेयर के थ्रू फ्लक्स जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो आंसर कितना आना चाहिए, 500 ही आना चाहिए। तब तो मैं कह दूंगा हाँ यार 500 निकल रही थी, मेरे भी जब मैंने सरफेस से जाके गिनी ना तो 500 ही मिली। क्लियर है कि नहीं। तो मैं इस चीज को साबित करने जा रहा हूँ, मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या करा ना बच्चों, ध्यान से सुनते चलना है, स्टेटमेंट वगैरह लिख लेंगे। मैंने कहा यार देखो कैसे करते हैं फ्लक्स कैलकुलेट, आपको पता है। तो हमने एक तरीका अपनाया था, ध्यान दो इधर, हमने एक तरीका अपनाया था, बोलो क्या, हमने वो छोटा सा डीएस सरफेस दिया था, ध्यान देंगे। तो छोटा सा डीएस सरफेस का एरिया वेक्टर बोलो कहां की तरफ होगा, बाहर की तरफ। देखिए इसमें थोड़ा सा ना आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, 9-10 में पढ़ा था, एक सर्कल का बेसिकली किसी भी सरफेस पे स्फीयर का बेसिकली परपेंडिकुलर जो होगा ना उसके सेंटर से आ रहा होगा। जैसे कि अगर मेरे पास कोई गोल चीज है, सोचो गोल चीज है, इस तरह की गोल चीज है, और मैं सोचूं कि यहाँ कहाँ, यहाँ की तरफ परपेंडिकुलर कैसा बनेगा, तो यहाँ की तरफ ऐसा बनेगा, ऊपर की तरफ ऐसा बनेगा, इधर की तरफ थोड़ा ऐसा बनेगा। मतलब कोई भी गोल चीज का परपेंडिकुलर कहां से आ रहा होगा, उसके सेंटर से आ रहा होगा। सोच के देख लीजिए आप लोग, क्योंकि मैं अगर कोई भी गोल चीज बनाता हूं तो आप लोग देखना, इसका परपेंडिकुलर अगर मैं इधर बनाना चाहता हूं तो वो इधर ऐसे बनेगा, बोला है कि नहीं। तो कहां से आता हुआ दिख रहा है, सेंटर से।
यहां बनाना चाहता हूं तो ऐसे बनेगा, यहां बनाना चाहता हूं ऐसे बनेगा। और सोचो तुमने सेंटर से नहीं लिया, सोचो तुमने ऐसे लिया, तो ये परपेंडिकुलर लग भी नहीं रहा, ये लाइन परपेंडिकुलर लग भी नहीं रही। तो आपके सारे परपेंडिकुलर्स कहां से आ रहे होते बोलो? सेंटर से। तो मेरी बात को अच्छे से सुनेंगे तो गॉस लॉ क्लियर होगा, अदरवाइज दिक्कत में आ जाओगे बच्चों। सो मैंने बच्चों ये कहा कि मैंने इधर एक छोटा सा डीएस लिया, आशुतोष मैंने छोटा सा डीएस लिया, उसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैंने मान लिया बच्चों यहां पर कितना है बोलो? ई है। कितना है बोलो? ई। और एंगल बोलो कितना है बोलो? 0। तो मैंने कहा यहां का फ्लक्स कितना होगा? ईडीएस कॉस 0। कितना होगा बोलो? फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा यार सिर्फ छोटा सा डीएस इतना यहां का तो नहीं लेना है, पूरे सरफेस पे करूंगा ये काम, तो पूरे। अब मैं गया थोड़ा सा और ऊपर, मैंने यहां लिया, समझो मेरी बात को, मैंने यहां लिया डीएस। अब डीएस फिर यहां पर ऐसा बनेगा। और मुझे बस एक चीज आपसे जाननी है, अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ई है तो यहां पर भी कितनी होगी? क्योंकि बच्चों मैंने स्फेरिकल सरफेस लिया। स्फेरिकल सरफेस की खास बात यह है कि ये क्यू चार्ज से ये वाली दूरी भी आर दूरी पे है, ये भी कितनी दूरी पे बोलो? आर दूरी पे है। और एक क्यू चार्ज अपने से आर दूरी पे, ई का वैल्यू कैसा बनाएगा? सेम बनाएगा। ई का वैल्यू कैसा बनाएगा? अरे यार ये समझ में नहीं आया। तो यहां अगर ई है तो यहां पर भी स्ट्रेंथ बोलो क्या होगी? ई ही होगी। क्लियर है कि नहीं? थीटा बोलो कितना होगा? बिकॉज लाइन ऐसे आ रही होगी, थीटा इधर भी कितना होगा? 0 होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? और कहीं चले जाओ यार, और कहीं चले जाओ, मान लो ये रहा, ये रहा, बोलो डीएस ऐसे, बातें नहीं, डीएस ऐसे, बोलो एरिया वेक्टर किस तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह बनेगी? बोलो ऐसे, बोलो थीटा कितना? 0। तो मैंने देखा कि अगर मैं इधर भाई अर्जित इधर, अगर मैं इस पूरे स्पेयर पे कहीं भी किसी भी छोटे से डीएस को ले लूं तो वो जिस तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस तरफ जा रहा है। और थीटा कितना बना रहा है बोलो? 0। और इस पूरे सरफेस पे आप इमेजिनेशन बहुत अच्छा रखें, इस पूरे सरफेस पे किसी भी डीएस पे चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम मिलेगा नहीं मिलेगा? क्यों भाई? क्योंकि जो स्पेयर बना हुआ है ना, हर जगह पर बाउंड्री की दूरी तो आ रही है ना, तो ये क्यू चार्ज ने हर जगह पर ई का वैल्यू कैसा बनाया होगा? सेम बनाया होगा नहीं बनाया होगा? और फिर ई सेंटर से आ रहा होगा और वो डीएस भी सेंटर से आ रहा होगा, थीटा पर कितना बनेगा? तो मैं कहूंगा जब मैं यहाँ पर नेट फ्लक्स टोटल करूंगा, मैं कहूंगा नेट फ्लक्स कैसे करूं टोटल? तो किसी ने कहा है कि नेट फ्लक्स निकालने का बहुत सिंपल तरीका ये है कि आप क्या कर दीजिए, ईडीएस कॉस थीटा कर दीजिए। क्या कर दीजिए बोलो? और बच्चों जब हम क्लोज इंटीग्रल करते हैं तो बस इंटीग्रेशन पे ऐसा घुमा देते हैं, इसका मतलब होता है कि हम इंटीग्रेशन तो कर रहे हैं चीजों का और क्लोज सरफेस पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं बोलो? तो ये तो होता है सिर्फ इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है इंटीग्रेशन। बट जब मैं ऐसा करता हूं तो मैं बोलता हूं कि जो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं किसी क्लोज सरफेस पे कर रहा हूं, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना इस चीज से। तो मैं बोलूंगा ये मैं क्लोज इंटीग्रेशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बोलो? क्लोज इंटीग्रेशन। अब ध्यान से सुनते चलना है बच्चों, जब मैं इंटीग्रेशन करता हूं मैं चीजों को जोड़ रहा होता हूं। क्या कर रहा होता बोलो? जोड़ रहा होता हूं, ऐसे ही है। और तुम्हें अभी ज्यादा टेंशन नहीं, तुम हटा दो उसको भी फिलहाल, तुम बोल दो ईडीएस कॉस थीटा, बस क्या बोलोगे? ईडीएस कॉस थीटा। अब तुम मुझे फटाफट से बताना शुरू करो, जब मैं सारे ईडीएस कॉस थीटा जोड़ रहा हूं, हर जगह पर ई सेम है, ईडीएस कॉस थीटा हर जगह ई सेम है। बात समझ आ रही है का? हर जगह का थीटा बोलो कितना है? 0 है। तो मैंने कहा यार जब हर जगह का ई सेम है, ये थीटा हर बार 0 है, तो जो चीज सब में सेम है उसको तो बाहर ले लो, उसको तो बाहर ले लो। तो मैंने कहा ई बाहर ले लिया, मैंने cos 0 बाहर ले लिया, अंदर बोलो क्या बचा? डीएस। क्या बचा बोलो? डीएस। अब मुझे बताओ cos 0 कितना हो गया? 1 हो गया। ध्यान देना है, cos 0 कितना हो गया? 1। और ई और डीएस मतलब ये छोटे सारे डीएस जुड़ेंगे, छोटे सारे डीएस जुड़ेंगे तो पूरा एरिया आएगा स्फीयर का, पूरा एरिया आएगा। अरे सोचो ना, ये सारे स्फीयर के ऊपर के डीएस जोड़ोगे तो क्या आएगा? एरिया ऑफ द स्फीयर। क्या आएगा बोलो? तो मुझे बताओ एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और क्या तुम जानते हो कि अगर ये क्यू चार्ज तुम्हें दिया हुआ है और इस स्फीयर को तुमने आर रेडियस का लिया हुआ है, तो ये ई का वैल्यू कितना होने वाला है? 1 अपॉन क्या मिला? क्या मिला? स्फीयर के थ्रू बच्चों, इस स्फीयर के, इस क्लोज स्फीयर के थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है? गॉस क्या बोल रहे थे कि अगर अंदर क्यू चार्ज है तो कितनी फील्ड पास होंगी? क्यू अपॉन, आंसर में कितना आया? प्रूव होता है। तो गॉस की वजह एक छोटी सी बात अब याद कर लेंगे हम आज से हम एक छोटी सी बात याद कर लेंगे। गॉस ने क्या कह दिया? गॉस ने ये कह दिया कि कहीं पर भी अगर क्यू चार्ज रखा हुआ है, कितना रखा जाए बोलो? क्यू चार्ज। अब ये अपने अंदर से कितनी फील्ड निकालेगा? हमें याद हो गया क्यू अपॉन में क्या। और बात बस गॉस ने ऐसे कह दी, कि अगर इस क्यू चार्ज के चारों तरफ आप कोई भी क्लोज सरफेस बनाओगे, चाहे वो स्फीयर बनाओ चाहे वो क्यूब बनाओ, अगर बच्चों इसमें 100 फील्ड निकाली तो इसके थ्रू भी कितनी पास होंगी? 100। इसके थ्रू भी कितनी पास होंगी? 100। तो बस उसने बात ऐसे कह दी कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है, कितना रखा बोलो? तो उस सरफेस में से कितनी फील्ड लाइन पास होंगी? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। लॉजिक पकड़ा? दोबारा बताता हूं दोबारा मैं जो बोलने वाला हूं दोबारा सुनना है, सेम लाइंस रिपीट करूंगा, ध्यान सुनना है। हमने एक बात याद कर ली कि गॉस ने ये बोला, क्लास प्लीज, गॉस ने ये बोला कि अगर कहीं पर क्यू चार्ज रखा हुआ है तो वो क्यू चार्ज कितनी फील्ड को निकालता है। पहले गॉस ने तो भैया वैसे बता दिया कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
लेकिन बात उसने स्टेटमेंट ऐसे नहीं दी, उसने स्टेटमेंट पता क्या दी कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है, चाहे वो क्लोज सरफेस स्फेरिकल क्लोज सरफेस हो इधर, चाहे वो स्फेरिकल क्लोज सरफेस हो, चाहे वो क्यूबिकल क्लोज सरफेस हो, वो कहता है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर अगर क्यू चार्ज रखा हुआ है तो उस क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स जो होगा यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो होगी कितनी होगी, क्यू ओपन एप्सिलॉन। बात तो सेम ही है ना, बात तो वो बोले एक चार्ज क्यू ओपन एप्सिलॉन फील्ड निकालता है, या बोले कि अगर एक चार्ज कहीं रखा हुआ है तो उसके चारों तरफ जो क्लोज सरफेस होगा उसमें से क्यू ओपन एप्सिलॉन फील्ड पास होंगी। बात तो बोलो क्या है, बोले एक चार्ज रखा हुआ है 100 फील्ड निकालता है, यही बोले कि अगर कहीं पर एक चार्ज वो वाला चार्ज रखा हुआ है तो उस क्लोज सरफेस से 100 फील्ड पास होंगे। चीज तो बोलो क्या है, सेम ही है। कनिष्का बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा ट्विस्ट लग रहा है इसके अंदर, लेकिन चीज बहुत क्लियर सी है। बोलो क्या नहीं आया समझ में, कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस में अंदर कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है, ओए भाई क्लास प्लीज पीछे, बात तो करना टॉपिक नहीं है। मैंने बोला कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस में अगर अंदर कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है तो उस सरफेस में से कितनी फील्ड पास होंगी, बस इसका आंसर दे दो मुझे, क्यू अपॉन। आज हम ये याद करके जा रहे हैं, आज हम ये याद करके जा रहे हैं, अभी आता हूं मैं, आज हम ये याद करके जा रहे हैं कि सर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर क्यू चार्ज रखा हुआ है तो वो उस सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस को पास कराएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। और ये बात मैंने कैसे प्रूव करी, मैंने कहा देखो मान लेता हूं कि एक स्फेरिकल सरफेस है, उसके अंदर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ, बोलो स्फेरिकल सरफेस है, उसके अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है। मैंने कैलकुलेट भी करके देखा सारे एडीएस कॉस थीटा से, क्योंकि आपको पता है एडीएस कॉस थीटा क्या कैलकुलेट करके देगा, फ्लक्स यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो मैं थोड़े थोड़े डीएस पे गया और मैंने जब टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को कैलकुलेट करा तो मेरा आंसर कितना आया। प्रूव भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना प्रूव, यही तो गॉस लॉ है, समझ ही नहीं आया। और ये बात मैंने क्या बोली थी आज अधूरी रहने वाली है, क्योंकि इसके बाद जब तुम इसको अप्लाई करोगे, सुनो मेरी बात, जब तुम इस गॉस लॉ को बोलो क्या करोगे, अप्लाई करोगे 3 से 4 डेरिवेशंस के अंदर, तब ये बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाती है कि ये एक्चुअल चीज क्या है। अभी मैंने बोला था कि हमेशा जब हम ये टॉपिक कर रहे होते हैं ना फ्लक्स का, तो हमारी क्योंकि 2 क्लास का टॉपिक है पूरा और आधे वे में छोड़ना पड़ता है, लेकिन जितना बताऊं बस उतना तुम्हें याद होना चाहिए। आज मैंने तुम लोगों से 3 चीज डिस्कस करी है, पहले पूरा क्लियर करते हैं उसको। 3 चीज डिस्कस करिए। पहली चीज डिस्कस करिए कि फ्लक्स क्या होता है। बेसिकली फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया, और वो पासिंग थ्रू सरफेस एरिया नंबर ऑफ फील्ड लाइन किन चीजों पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे, एरिया पर, और किस एंगल पर बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया लगा हुआ है। क्लियर है कि नहीं? तो मेरा फ्लक्स का फॉर्मूला बना, बोलो क्या, ई ए कॉस थीटा। वो बना तब जब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया सब कुछ बेसिकली मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी है और हर जगह पर एंगल भी बोलो कैसा बन रहा है, एक जैसा। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ ई ए कॉस थीटा। क्या बोल सकता हूँ? बट अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी नहीं होती है बच्चों, अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती है तो मैं एक वैल्यू नहीं ले सकता इलेक्ट्रिक फील्ड की। मेरा एंगल हर जगह पे एक जैसा नहीं, तो मैं एक एंगल नहीं ले सकता। फिर मैं छोटे छोटे फ्लक्स कैलकुलेट करता हूँ। कैसे करता हूँ? फॉर्मुला वही लगाता हूँ ई ए कॉस थीटा वाला, बस छोटे छोटे एरियाज पे जाके लगाता हूँ, क्योंकि उस छोटे छोटे एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा रहेगा, उन छोटे छोटे एरियाज में एंगल भी लगभग एक जैसा रहेगा। तो मैं वो छोटे छोटे एरियाज कॉस थीटा जोड़ता हूँ तो मुझे क्या निकल के आ जाता है, नेट फ्लक्स निकल के आ जाता है। तो इंटीग्रल ऑफ ईडीएस कॉस थीटा इज द नेट फ्लक्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर मैं तुम्हें और आगे लेके आया और मैंने तुम लोगों को कहा कि गॉस लॉ ने क्या कहा। तो गॉस का ये मानना था कि कोई भी अगर क्यू चार्ज रखा हुआ तो अपने अंदर से कितनी फील्ड निकालता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। उन्होंने इसी को स्टेटमेंट में जब जारी किया तो उन्होंने ये बोला कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर क्यू चार्ज रखा हुआ है तो उस क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स बनेगा वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। बात तो सेम ही है, क्योंकि अगर क्यू चार्ज अपने अंदर से क्यू अपॉन एप्सिलॉन फील्ड निकाल रहा है तो उस क्लोज सरफेस में से कितनी फील्ड पास होंगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। समझ बोलो है कि नहीं? पक्का? तो इसको स्टेटमेंट में एक बार उतार लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगी वाली चीज। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो सचिन? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सचिन, तुमने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि इफ वी टेक अ क्यूबॉइड या क्यूब, तो बेसिकली सर उसमें कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी, हम एक जैसी वैल्यू नहीं पाएंगे। देखो उसका ना प्रूफ नहीं कर पाएंगे उस तरीके से, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देता हूँ, तुम लॉजिकली सोच के देखना। उसमें क्या होगा, एंगल्स बदल जाएंगे कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे एंगल्स क्या हो जाएंगे, कुछ जगहों में एंगल्स बदलेंगे। तो वो कैलकुलेशन नेटशेल यही आने वाला है, नेटशेल कैलकुलेशन क्या आने वाला है, यही आने वाला है। आप मुझे एक छोटी सी बात का जवाब देना। यहाँ पर मैं क्यू चार्ज बताता हूँ, यहाँ पर आपने क्यू चार्ज रख दिया, सुनो यहाँ पर तुमने क्यू चार्ज रख दिया, सोचो उसमें से 100 फील्ड निकल रही है। अब मैं एक स्फीयर बना दूं, उसमें रख दूं क्यू चार्ज, कितनी फील्ड पास होंगी, 100। और वो स्फीयर के बाहर ये क्यूबिकल रूम है, इसमें से बताओ कितनी पास होंगी, 100 ही पास होंगी, 100 ही पास होंगी। बस फर्क ये है कि जब मैं ईडीएस कॉस थीटा कैलकुलेट करूंगा तो स्फीयर के थ्रू ईडीएस कॉस थीटा कैलकुलेट करना आसान है, क्योंकि स्फीयर पे हर जगह पर ई का वैल्यू क्या मिलेगा, सेम, और थीटा भी बोलो क्या मिलेगा, सेम। जब मैं क्यूबॉइडल से करूंगा ना बेसिकली, तो क्यूबॉइडल में पंगा ये पड़ने वाला है कि इस जगह से दूरी आर होगी तो ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन एंगल चेंज हो जाएंगे फिर कुछ जगहों पे, क्या हो जाएंगे बोलो, एंगल। तो वो कैलकुलेशन इस तरीके से तो संभव नहीं है, बट जो तुम्हारे मन में डाउट है ना, डेरिवेशन एक बार स्टार्ट होने तो मैं क्यूब लेके भी कराने वाला हूं। मैं आप लोगों को एक केस जो तुम लोगों को जनरली मुझे लगता है कि शायद ये शीट प्लीज शीट वाला केस ना सेंटर लेके कराते हैं जनरली, मैं तुम लोगों को क्यूब लेके कराऊंगा, चिंता मत करो।
क्यूब लेके भी करेंगे, सिलेंडर लेके भी करेंगे, जैसा बोलोगे वैसा करेंगे, लेकिन एकदम से उतना नहीं करना बच्चों की तुम लोग बिल्कुल ही ऊपर क्रॉस हो जाए। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है, समझ में आ गई बात? थोड़ी बात मैं ये कह रहा हूं, मैं स्पेयर लूं चाहे क्यूब लूं, आपको अगर मैंने बोल दिया इसमें 100 फील्ड निकल रही है तो स्पेयर में से भी 100 निकलेंगी और क्यूब में से भी। लॉजिक तो ये। एक क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया, पता है क्या कहते हैं कि एक स्पेयर का रेडियस आर है, फोकस करना, एक स्पेयर का रेडियस, उसके अंदर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, अभी कुछ फ्लक्स बन रहा होगा, कितना फ्लक्स बन रहा होगा? बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब क्या बोलता है वो, सवाल ये नहीं था, इसके बाद है सवाल। सवाल ये है कि अगर मैं इस स्फीयर का रेडियस दुगना कर दूं, इस स्फीयर का रेडियस, तो बताइए फ्लक्स पे क्या असर पड़ेगा? सेम होगा। बहुत अच्छे, क्योंकि अगर मैं स्फीयर को बड़ा भी कर दूं, अगर मैं बड़ा भी कर दूं तो 100 फील्ड छोटे में से भी 100 ही निकलेंगी और बड़े में से भी। समझे बात को? क्योंकि फ्लक्स क्यू पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस एरिया पे डिपेंड है। समझे मेरी बात को? नहीं समझे मेरी बात को? क्लियर हुआ कुछ? तो आप लोगों को गॉस लॉ का जल्दी से डिफाइन लिख लेना है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। क्या? बिल्कुल परमिटिविटी की वजह से। बच्चों अगर पढ़ लो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज गॉसियन सरफेस, किसी भी क्लोज गॉसियन सरफेस के, मतलब कोई भी क्लोज गॉसियन इसलिए बोल दिया उन्होंने, लॉ बताया बेसिकली, तो किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स निकलेगा इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स उसमें से फ्लक्स निकलेगा, दैट इज फाई इज इक्वल टू, बोलो कितना आने वाला है, क्यू अपॉन में क्या, एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस इधर इस क्यू चार्ज, अगर यहां पर क्यू चार्ज रखा हुआ है तो इस स्फीयर के थ्रू, क्या क्या डिस्कशन चल रहा है भाई तुम लोगों के पीछे, बीच बीच में मत बोलो। यहां पर क्यू चार्ज है तो इस स्फीयर के थ्रू जो फ्लक्स आने वाला है कितना आने वाला है, बोलो क्यू अपॉन में। अब इसका प्रूफ मैंने तुम्हें यहां कराया कि चलो करके ही देख लेते हैं, क्यू चार्ज रखा हुआ है तो वो उसके थ्रू फ्लक्स कितना बनाएगा, तो कहते हैं फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईडीएस कॉस थीटा से। कैसे बोलो? उसने डायरेक्ट बात बोली कि भैया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा अगर क्यू चार्ज है। हमने कहा टोटल करके देखते हैं एक बार, हमने सारे ईडीएस कॉस थीटा को जोड़ा और निकल के कितना आया बोलो। तो मुझे बस अभी के लिए आज के लिए मुझे गॉस लॉ में क्या बात याद करके जानी है कि अगर किसी भी, बस इतनी बात याद करके जानी है, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, चाहे वो क्यूबोइडल हो, चाहे वो स्फेरिकल हो, चाहे वो कैसा भी हो, अगर उसके अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है तो इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, क्यू अपॉन में। और ये बात हमने टोटल भी करके देखी है कि ईडीएस कॉस थीटा को जोड़ा तो वो आया भी इतना ही था। क्लियर है कि नहीं? तीनों बातें क्लियर है आज की? कौन कौन सी बोलो? अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भी क्लियर है, प्लीज। अगर नॉट यूनिफॉर्म केस है तो बोलो कैसे करना है, नहीं आ रहा ना? और अगर गॉस है तो गॉस में क्या बताया, गॉस में बस वो क्लोज वाली बात याद करो, बाकी की बात समझ में आएंगे बाद में। अच्छा एक एक क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से, लिखो कहीं। हाँ कहीं भी क्या लगाएगा, कहीं भी क्या माथे पे लगाएगा, मतलब कहीं भी जहां पर आपको फ्लक्स कैलकुलेट करने को बोलेगे वहां लगाएंगे, बस सिंपल सी बात। क्यों? तो बंद तो नहीं हुई होगी। चलो बोर्ड पे देखो, बच्चों चलिए
ये वैसे तुम लोग, ये वाला आंसर वैसे इसमें बन रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस के थ्रू जीरो कब होगा? कब जीरो होगा? जब उसमें नेट चार्ज अंदर कितना होगा? जीरो होगा। तो अगर नेट चार्ज ही जीरो होगा, चार्ज ही नहीं है, तो बेसिकली फ्लक्स भी कितना होगा? जीरो होगा। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अब ये पढ़ना, एक बार पढ़ना, अरे एक एक नंबर का है, 40 का क्वेश्चन पढ़ना। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज गॉसियन सरफेस, the electric flux through a closed Gaussian surface depends on the net charge enclosed and the permittivity of the medium. The net charge enclosed, permittivity of the medium, and the size of the Gaussian surface. The net charge enclosed, the permittivity of the medium. So बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हिंट आउट कर रहा है, क्योंकि फ्लक्स होता है Q अपन में क्या? एप्सिलॉन नॉट। Q होता है नेट चार्ज और एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी। बोलो क्लियर है कि नहीं? और साइज वाइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा स्फीयर हो चाहे बड़ा स्फीयर, बोला है कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? टॉपिक अच्छे सुनोगे, क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं बच्चों। ठीक है, अभी ये सब मैं तुम्हें टाइप सिखाऊंगा कि कैसे क्या करना होता है, ज्यादा आपको सोचना नहीं है इनके बारे में। अब क्या बोलता है, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट्स अफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इंक्रीज? अगर रेडियस को बढ़ा दे कोई असर नहीं बढ़ता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात है। ठीक है, अब मैं वो क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूं जो मुझे कराना था। ये बताओगे, एक स्क्वायर शीट है जिसकी साइड ए है, एक स्क्वायर शीट है जिसकी साइड, तो स्क्वायर की तो साइड, एक साइड ए होगी तो सारी ए होगी। फिर ये कहता है इज लाइंग पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल लाइन कर रही है। अब कैसे, जैसे मान लो ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये वाई होता है, और जेड कहां होता है? इधर। जेड कहां होता है? बाहर की तरफ होता है। ठीक है, अब समझो, वो कह रहा है शीट ना एक्स वाई प्लेन के पैरेलल रखी हुई है। अब एक्स वाई प्लेन तो ये होता है, एक्स वाई प्लेन तो ये होता है, तो पैरेलल कैसे? कॉपी दे दो, कॉपी दे दो बस। तो पैरेलल कैसे? बोलो, पैरेलल ऐसे रखी गई है, समझ रहे हो? तो किसके प्लेन होगी? बोलो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल। किसके पैरेलल होगी? अगर वो बोलता है कि वाई जेड प्लेन के पैरेलल, तो ये रहा वाई और ये जेड, तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल ऐसे आती। बोला है कि नहीं? अगर बोलता है एक्स जेड, तो एक्स जेड कैसे? एक्स ये रहा, जेड ये रहा, तो एक्स जेड प्लेन के पैरेलल ऐसे आती। बोला है कि नहीं? समझे नहीं ना मेरी बात को? तो अगर उसने बोला कि मेरी शीट जो है ना वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है एट जेड इज इक्वल टू ए, वैसे थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा अभी इस टाइप का कराया नहीं है, लेकिन कोई नहीं, समझ लो, तो लिख दिया। तो सुनो, ये टाइप अभी ने तुम्हें बताया नहीं, बेसिकली जेड इज इक्वल टू ए पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो थोड़ा सा रुको, इस क्वेश्चन को भी मत करो तुम लोग, वैसे टेंशन में आ जाओगे जाते थे, टाइम वैसे भी 8 मिनट ही बचा हुआ है। तो मैं क्वेश्चन तुम्हें कोई ऐसा कराता हूं जो, ये पढ़ो 22वें का सेकंड पार्ट पढ़ो, ये भी इजी है, मैं कराऊंगा तुम लोगों को। ये जो क्वेश्चन हमने अभी स्किप किया है ना, मत समझना मुश्किल है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा वेट करो, अभी उस तक के क्वेश्चन कराने दो पहले। क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट, पहला पार्ट तो मेरे को लगता है हर कोई कर देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, सही यूनिट भी बताएंगे तुम लोगों को। व्हाट इज द फ्लक्स, व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है कितना, बोलो 3 इंटू में 10 की पावर 3 और आई कैप। अब आई कैप का मतलब क्या होता है? एक्स डायरेक्शन, सबको पता है इतनी बात? ओके, कहता है थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू वी। नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब क्या होता है? तो कह रहे हैं कि हमारी जो शीट है ना, अब हमारी जो शीट है बेसिकली, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और शीट हमारी उसके कैसे रखी गई है? नॉर्मल। शीट को नॉर्मल रखा, पढ़ लो क्वेश्चन। when it is held, when the square sheet is held normal to the electric field, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के शीट को बोलो कैसे रहेगा? नॉर्मल। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ शीट को नॉर्मल रखा है, तो मेरा जो एंगल बनेगा एरिया वेक्टर का वो कितना बनेगा? 0 बनेगा। कितना बनेगा? 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड की कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, और एरिया कितना होगा? क्योंकि बच्चों एक साइड 10 सेंटीमीटर की है, तो मैं बोलूंगा मेरा फ्लक्स होगा ई ए कॉस थीटा, ई होगा 3 इंटू 10 की पावर 3, वैल्यू निकालो बस। एरिया होगा 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 कितना होगा? 100। लेकिन बच्चों ये सेंटीमीटर में, हमें मीटर में करना पड़ेगा, 100 यूनिट में। तो बोलो कितना बोलोगे? 0.1 इंटू 0.1, फिर बोलो क्या बोलोगे? cos 0। बोलो है कि नहीं? और बहुत बड़ी कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि ये बन जाएगा 10 की पावर -2, तो 3 इंटू में 10, 30 आ रहा है। समझ नहीं आ रहा ना? हाँ, एक लास्ट फुल एंड फाइनल भाई, आखिरी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को मैं तुम्हें कराना चाहता हूँ वो यहाँ पर है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर
23। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद हम क्लास को ऑफ करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, कहते हैं गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 5 गुना में 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। उसके बाद बोलता है फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड। अब देखो क्या बोलता है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर शीट है जिसकी साइड बोलो कितनी है, 10 बाई 10 की, 10 बाई 10 की शीट है, ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। फोकस ऑन द बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों आई कैप लगाया। आई कैप लगाने का मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन, और कह रहा है हमारा जो प्लेन रखा हुआ है, शीट रखा हुआ है ना, वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। वेयर इज वाई जेड प्लेन, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। तो वाई जेड प्लेन ऐसा होता है यार, एक्स वाई ऐसा होगा आपके लिए, क्योंकि ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो एक्स वाई ऐसा होगा, वाई जेड कैसा होगा, वाई जेड, तो ऐसा होगा, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, मतलब ऐसे रखी हुई है। तो यार मुझे दिख रही है कैसी है, बोलो कैसी है, परपेंडिकुलर है, समझेगी नहीं बिल्कुल भी। दोबारा बताऊं आशुतोष, ध्यान से देखेंगे। मैंने ये बोला कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों प्लीज, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ को है, मान लो ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये बाहर की तरफ बोलो क्या है, जेड एक्सिस है। उसने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप डायरेक्शन में है। आई कैप का मतलब क्या बोलो, एक्स, और बहुत ज्यादा मुश्किल कैटेगरी नहीं है सर समझना। तो मैंने बोला भाई प्लीज आप लोग चुप रहेंगे अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किस डायरेक्शन में बोलो, एक्स डायरेक्शन में। कितनी है बोलो सब बच्चे, 5 गुना में 10 की पावर 3, बस आई कैप का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन से। अब उसने बोला कि हमारी जो शीट रखी हुई है वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। अब वाई जेड प्लेन के पैरेलल बोलने का मतलब क्या है, देखो ये होता है वाई और ये तो जेड, इसके पैरेलल मतलब ऐसे रखी हुई है। अब इसके पैरेलल होने का मतलब तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो परपेंडिकुलर होगी, बोला है कि नहीं, नहीं है बात समझे, नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, बोलो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसे रखी गई है, क्योंकि देखो वाई जेड प्लेन के पैरेलल होने का मतलब यही है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल होने का मतलब यही, वो शीट ऐसे रखी है, और ऐसे रखे होने का मतलब क्या है कि भैया एरिया वेक्टर उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, बोलो 0। तो मुझे पता फ्लक्स कितना बनेगा, पचास आ गया। अब मेरी पूरी बात सुनो बच्चों, सेकंड पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, इसी के साथ ऐड करता है, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स अ 30 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। अब फंस जाएंगे, ढंग से सुनना है। उसने बोला कि शीट जो है ना हमारी, पहला वाला केस सबको समझ में आया, पहले मुझे बताओ, वाई जेड प्लेन के बिल्कुल पैरेलल होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हो जाना है, मतलब सिंपल सी बात है, बोला है कि नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है, एक्स एक्सिस वाई जेड प्लेन के, और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में। तो पहले वाला केस सबको समझ में आया था। अब उसने पता नेक्स्ट केस में क्या कर दिया, कह रहा है कि भैया हमारा जो प्लेन है ना वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ, हमारा प्लेन 30 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स के साथ। बच्चों देखो ये रहा एक्स एक्सिस, और कहता है हमारा प्लेन जो है ना वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, बोलो किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। अरे भैया एक्स एक्सिस में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सिस में बोलो क्या है, तो वो आपको थोड़ा हिंट आउट करना चाह रहा है, मैं समझाता हूँ कैसे करना है। अब आप ना प्लेन को ना किसी तरीके से प्लेन को ऐसे लो कि वो ना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा हो, मतलब एक्स एक्सिस के कितना एंगल बना रहा हो, 30 डिग्री, किसी भी तरफ बना दो। मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ध्यान देना, मान लो कि मेरा प्लेन जो है, फोकस करना भाई, मैं इसका तुम्हें ट्रिक बताऊंगा सीधा। प्लेन जो है ना वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, कितना बोलो एक्स एक्सिस का कितना डिग्री एंगल है, 30। लेकिन तुम लोग जानते हो, ध्यान सुनना, इस डायरेक्शन में मेरी कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मेरे को पता है जो मेरे को एंगल लेना होता है किस किस के बीच के लेना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये तो इसने बताया कि प्लेन ने एक्स एक्सिस 30 डिग्री बनाया है, लेकिन मुझे तो एरिया वेक्टर के साथ चाहिए ना, किसके चाहिए बोलो, एरिया वेक्टर। अब मुझे फटाफट से बताओ एरिया वेक्टर कहां की तरफ होगा, ध्यान देना, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के बोलो क्या होता है, तो मेरा एरिया वेक्टर तो यहां होगा, बोलो एग्री करते नहीं करते। अब मैं देखूंगा कि मेरा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, तो मैंने कहा अगर ये 30 है, अगर ये 30 है, ध्यान देना, तो ये एरिया वेक्टर तो सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, 90, सही है, ये कितना होगा बोलो 90। अब तुम मुझे बताना कि ये तो 90 होगा बिकॉज सरफेस है, और ये पूरा लीनियर एंगल 180 का होगा, तो मुझे 90 और 30 120, और ये वाला कितना होगा बोलो 60। तो मुझे बताओ मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना आएगा, 60। मैं तुम्हें डायरेक्ट ट्रिक बोल रहा हूं, अगर कभी भी आपको बोले कि मेरा प्लेन ना इतना एंगल बना रहा है, तो हमेशा 90 में से घटा के कर देना, 90 में से 30 बोल रहा है तो 60 लेना, 60 बोले तो 30 लेना, समझ में आ रही बात मैं कह रहा हूँ, 45 बोले तो 45 ही लेना, 45 में 90 में से 45 हटेगा 45 आएगा। अरे नहीं समझे, क्योंकि आप ना देखो, अरे क्लास प्लीज भाई, रटने वाली बात नहीं है, बहुत लॉजिकली इसमें समझ में आ रही है बात कि उसने बोला प्लेन ना 30 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो अगर प्लेन ने 30 बनाया एक्स एक्सिस के साथ,
तो मेरा एरिया वेक्टर कितना बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि एक्स एक्सिस क्यों भाई, क्योंकि एक्स एक्सिस में ही तो बोलो कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने कहा अगर इधर 30 है तो ये 90 होगा, बिकॉज एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, और ये 90 और ये 30 तो 120 हो गया, पूरा एंगल 180 का, तो कितना आएगा 60। तो मेरा जो फ्लक्स बनने वाला है कितना बनने वाला है, ई ए cos 60। बच्चे सोचते हैं वहां 30 दिया हुआ 60 क्यों लेते हैं सर, समझ में आ रहा है क्यों लेता हूँ, 7 के न्यूमेरिकल बता दिए वाले। तो बोलो ई कितना बच्चों, 5 गुना में 10 की पावर 3, एरिया बोलो कितना 0.1 इंटू और cos 60 का वैल्यू 1/2, बोलो अब टोटल हो जाएगा, तो मुश्किल नहीं है, समझ में आया, आधा हो गया फ्लक्स एक तरीके से, ये आ गया बेसिकली 2.5, 25 ही आ जाएगा। कुछ क्लैरिटी आ भी रही है कि नहीं आ रही, सोच लो अगर तुम्हें यहां पर अभी इसमें कोई भी डाउट लग रहा है तो। और पता है क्या है, कभी कभी बच्चा पेपर के अंदर फ्लो में बच्चा पेपर में हो सकता है ये कर दे कि मैंने तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ली सर, और मैंने क्या करा ना, मैंने सर ऐसे नहीं बनाया, मैंने तो ऐसे बना दिया था, सर। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपने बोला कि सर ये 30 डिग्री है, कितना बोलो, अब मुझे तुम ये बताओ तुम्हारा एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, तुम्हारा एरिया वेक्टर इधर होगा, और इजी हो गया, क्यों भाई, क्योंकि अगर मेरा प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री बना रहा है, एक्स एक्सिस 30 डिग्री बना रहा है, तो ये तो पूरा 90 है, तो ये कितना आएगा बोलो 60, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना आएगा 60 आएगा। चाहे उसको ऐसे लेटा लो, चाहे उसको ऐसे लेटा लो, आपको बस ध्यान रखना है प्लेन ने कितना एंगल बनाया, उसके बाद एरिया वेक्टर कितना बनाएगा, वो कैलकुलेशन बहुत ईजी है। क्लियर होगा कि नहीं हुआ, पक्का श्योर हो, सुखानी यहाँ तक क्लियर करें। तो आप लोगों को आज 3 चीजें सिखा के भेज रहा हूं, घर पे अच्छे से इसको पढ़ के आना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर एक फ्लक्स का वैल्यू बोलते जाओ, ई ए cos थीटा। अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो बोलो क्या बोलोगे, टोटल करेंगे सर ईडीएस cos थीटा से। और तीसरी बात सर गॉस लॉ ने सिखाई कि अगर एक क्लोज सरफेस है उसके अंदर क्यू चार्ज है तो सरफेस के थ्रू कितनी फील्ड पास होंगी, क्यू अपॉन में अपसाइड। ठीक है, तो ये फिनिश करेंगे। दूसरी चीज, कल आप लोग क्लास सुबह रख लूं, क्यों नहीं, थोड़ा सा 10 बजे के बाद रख दूंगा ना, 10 के बाद रख दूंगा, अरे 10 के बाद रख लेते हैं, 11-12 बजे रख लेते हैं। कल मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, मेरे को भी शाम को कुछ काम है तो मैं बोल डालूंगा। तो वो आप सब ग्रुप में ऐड है, 2 मिनट, आप सब ग्रुप में ऐड है, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को ग्रुप में इंटीमेट करूंगा, मैसेज करूंगा क्लास के लिए, हो सकता है शाम की रखते हैं और सुबह की रखते हैं, तो मैसेज डालूंगा, तो सबके सब आप ग्रुप में ऐड है, आपको इंटीमेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ मैच की सुबह ही होगी। नमस्ते भाई, नमस्ते।